पूरी नहीं की है। जिन बच्चों ने लर्निंग पूरी नहीं की है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो पहले अपनी लर्निंग पूरी करें। अगर लर्निंग पूरी नहीं हुई होगी तो यकीन कीजिए कोई बेनिफिट नहीं होगा पास पेपर करने का। लर्निंग पूरी हो गई है तो फिर जाहिर है कि फायदा होगा, रिवीजन होगी। और जब मैं पेपर करा रहा हूं तो आपने अपने मेंटली रिकॉल तो करना ही है, लेकिन अपने नोट्स सामने खोल के रखने हैं ताकि आप ये हर बार चेक कर सकें कि जनाब जो सर पढ़ा रहे हैं ये हमने पढ़ा था, क्या हमारे रजिस्टर में लिखा हुआ है। इससे एक सेल्फ बिलीव पैदा होगा कि जनाब जो चीजें रजिस्टर में आपने नोट की हुई हैं तो वो चीजें इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो आपको कॉन्फिडेंस देंगी। अब्दुल्ला कह रहे हैं वी स्टार्ट फ्रॉम 10:30 टू 2:30। क्या चीज बेटा 10:30 टू 2:30 कह रहे हैं? साथ सॉल्व कर पाए बेटा, ये अभी खुला हुआ है अपने पास, डाउनलोड कर लीजिए भले से। ठीक है। अक्टूबर नवंबर 2023, कल मैंने आपको कराया था फरवरी मार्च 2024 का पेपर। ठीक है। और आज हम अब करने जा रहे हैं अक्टूबर नवंबर 2023 का पेपर। ठीक है जी। और पेपर का टाइम है 1 hour 45 minutes का। तो बस शुरू करते हैं ताकि जल्दी कंप्लीट हो जाए। ठीक है। मैं तेज जाऊंगा क्योंकि काफी सारी चीज जब कल क्लैरिटी आ गई है तो इंशाल्लाह ताला आज मजीद क्लैरिटी पैदा होगी। और मेरी बात वो वाजे जो मैं शुरू साल से कहता हूँ अपने बच्चों को कि थ्योरी का पेपर केमिस्ट्री में इजी होता है अगर आपने लर्निंग पूरी कर ली है। विदाउट फर्दर डू लेट्स बिगिन दिस सेशन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे बच्चे, क्वेश्चन नंबर वन आपको यूजुअली जो है अपने पेपर में क्वेश्चन नंबर वन थ्योरी का हमेशा इसी तरह के पैटर्न पर नजर आएगा, जिस पैटर्न में आपको इस तरह की जो है ना वो लिस्ट दी भी होती है और उससे रिलेटेड कुछ सवाल होते हैं। एंड इट्स अ सॉलिड मार्क क्वेश्चन। ये एक सॉलिड मार्क का क्वेश्चन होता है। 1 मिनट होल्ड करना बेटा। हेलो। वालेकुम वालेकुम। जी जी बात कर रहा हूँ, जल्दी बोले, मैं क्लास में हूँ। अनिक भाई मैं क्लास के बाद फ्री होकर आपसे बात करता हूँ, ठीक है, 3:30 के बाद। ठीक है, ओके जी, अल्लाह। अच्छा जी बेटा, 5 नंबर का सवाल है, शुरू करते हैं। देखिए लिस्ट आपके सामने दी हुई है, अमोनिया एथेनॉल ग्लूकोज में आपको लर्निंग प्रोवाइड करूंगा। ठीक है जी। तो बेटा तवज्जो से देखिएगा। ईच कंपाउंड में भी देखो, सवाल में देख लो, ईच कंपाउंड में भी यूज वंस, मोर देन वंस और नॉट एट ऑल। यानी ये जरूरी नहीं है कि सारी लिस्ट इस्तेमाल हो। एक ही कंपाउंड मल्टीपल टाइम भी यूज कर सकते हैं आप आंसर में अगर वो बैठ रहा है। और ऐसा भी हो सकता है कि कोई भी कंपाउंड यूज ना हो। शुरू करते हैं। आइडेंटिफाई द कंपोनेंट दैट इज अ वेस्ट गैस फ्रॉम डाइजेशन इन एनिमल्स। कि जब एनिमल्स डाइजेशन करते हैं, एनिमल्स जब डाइजेशन करते हैं तो कौन सी गैस एज अ वेस्ट गैस प्रोड्यूस होती है, ये पहला सवाल है। तो मेरे बच्चे याद रखें, जब ऑर्गेनिक डिकम्पोजिशन होती है किसी भी ऑर्गेनिक मैटर की डीकम्पोजिशन हो, खास तौर पे बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन हो, तो कौन सी गैस बनती है बेटा? दिस गैस इज प्रोड्यूस, मीथेन इज गैस इज प्रोड्यूस। याद रखें, मीथेन गैस का हमने नाम जिक्र किया है कि मीथेन गैस इज ऑल्सो कॉल्ड एज मार्श गैस। और इसको मार्श गैस इसीलिए कहते हैं क्योंकि जहां कहीं पर भी ऑर्गेनिक मैटर पड़ा होता है, दलदली इलाका होता है, तो वहां पर बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन की वजह से मीथेन प्रोड्यूस होती है। जब मैं ऑर्गेनिक पढ़ा रहा था तो आपको याद होगा मैंने कहा था कि जो गटर होल्स बहुत लंबे अरसे से बंद होते हैं, उनको खोलते ही उसके आगे अगर आप सिगरेट जला के खड़े होंगे या माचिस की तीली लगाएंगे तो वो बर्स्ट कर जाएगा, धमाका हो जाएगा। रीजन इज कि जब गटर का होल बंद है, जब ये गटर है और गटर का ढक्कन मुसलसल बहुत अरसे से बंद है, तो ऑर्गेनिक मैटर यहाँ पर मौजूद है, वेस्ट है, उसमें मुसलसल क्या प्रोड्यूस हो रही होगी? मीथेन गैस प्रोड्यूस हो रही होगी। और मीथेन एक फ्लेमेबल गैस होती है जो आपके घर के चूल्हे में आ रही होती है। इसीलिए मेरे बच्चों, वो जैसी आप उसको माचिस की तीली दिखाएंगे, इवेंचुअली इट विल बर्स्ट आउट। तो पहला सवाल क्या था कि भाई कौन सी गैस ऐसी है जो डाइजेशन से प्रोड्यूस होगी? तो आंसर क्या आ गया गाइस एंड गर्ल्स? मीथेन गैस। ठीक है, चले जी। तो डैश इज द वेस्ट गैस फ्रॉम डाइजेशन इन एनिमल्स। तो मेरे बच्चे क्या जवाब आ गया पहला, गाइस एंड गर्ल्स? मीथेन गैस। आगे चलते हैं। डैश टर्न्स ब्लू कोबाल्ट क्लोराइड पिंक। बेटा कल हमने पढ़ा था, याद है? कल ही पढ़ा था। कल क्या रिवीजन किया था बेटा? कि वाटर को टेस्ट करने के लिए दो तरह के सब्सटेंसेस हैं। दोबारा रिवाइज करें। एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट और बोलो बेटा एनहाइड्रस कोबाल्ट क्लोराइड। याद है बेटा? एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट और एनहाइड्रस कोबाल्ट क्लोराइड, ये दो तरह के मटेरियल जो है वो वाटर को टेस्ट करने के लिए यूज होते हैं। तो यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, कोबाल्ट क्लोराइड वाली बात लिखी हुई है। कोबाल्ट क्लोराइड जो है वो पिंक हो जाएगा। तो बेटा मेरे बच्चे तवज्जो से देखिएगा। ठीक है जी, तवज्जो से देखिएगा बेटा।
तो हमने क्या कहा, यहाँ कौन सा लिक्विड लिखेंगे बेटा, कौन सा लिक्विड है जो कोबाल्ट क्लोराइड से टेस्ट होगा, दैट इज ऑब्वियसली वाटर। ठीक है जी, वाटर जो है वो आ जाएगा। आगे आ जाए, क्लियर है बेटा सेकंड पार्ट, ओके। रिएक्ट्स विद इथीन अबव 100 डिग्री सेल्सियस टू प्रोड्यूस एथेनॉल। हाँ भाई, कौन सा मटेरियल है जो एल्कीन से रिएक्ट करता है, लिस्ट में देखें, वैसे लिस्ट में पता चल जाएगा। एल्कीन से कौन सा मटेरियल है जो रिएक्ट करता है तो फिर एथेनॉल बनता है। हाँ भाई, एल्कीन से अल्कोहल बनाने के लिए क्या डालना पड़ता है उसमें बेटा, क्या यहाँ पर भी स्टीम आ जाएगी, वाटर आ जाएगा, स्टीम या वाटर, इज एवरीबॉडी क्लियर। एल्कीन के रिएक्शन में आपने पढ़ा हुआ है कि एल्कीन में जब आप स्टीम ऐड करते हैं, जी हाँ H2O बेटा, और ये है ना जो लिस्ट है बेटा, उसमें जो जो लिस्ट है उसमें से लिखें, जी हाँ। तो यहाँ पर भी हम इसको वाटर कर लेते हैं और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा बेटा, वाटर हो जाएगा। चलो आगे चलें। डैश इज अ प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। हाँ भाई, फोटोसिंथेसिस में क्या प्रोडक्ट बनता है गाइस एंड गर्ल्स, व्हाट इज द प्रोडक्ट वी गेट इन फोटोसिंथेसिस, कैन यू सी दैट इन द लिस्ट, डेफिनेटली इट इज ग्लूकोज। फोटोसिंथेसिस क्या होता है, रिएक्शन केमिस्ट्री में भी आ जाता है। व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर गिव्स C6H12O6 प्लस O2, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर गिव्स ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन, दिस इज फोटोसिंथेसिस। तो बेटा यहाँ क्या आ जाएगा आंसर, गाइस एंड गर्ल्स बोलते जाइएगा, ग्लूकोज। चलिए जी, नेक्स्ट आ गया, डैश कंटेन्स एन एनाइन विद अ चार्ज ऑफ -2। किसके पास एनाइन नेगेटिव आइन है विद अ चार्ज ऑफ -2, आए आपको दिखाते हैं किसके पास है विद अ चार्ज ऑफ -2। आए जरा मैं आपको यहाँ दिखाऊं। बेटा चार्ज का कंसेप्ट कहाँ आता है, आयोनिक कंपाउंड में, आयोनिक कंपाउंड में या कोवेलेंट कंपाउंड में, इज इट इन आयोनिक कंपाउंड और कोवेलेंट कंपाउंड, चार्ज का कंसेप्ट कहाँ आता है, आयोनिक में। ठीक है, तो इसका मतलब है ये कोवेलेंट नहीं हो सकता, ये कोवेलेंट नहीं हो सकता, ये कोवेलेंट नहीं हो सकता। ठीक है, ये कोवेलेंट नहीं हो सकता, ये कोवेलेंट 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 कोवेलेंट। देखो सारे कोवेलेंट मैंने कट डाउन कर दिए, कैसे पता चला, जो मेटल नॉन मेटल का कंपाउंड होता है वो आयोनिक होता है ना बेटा, तो सारे कोवेलेंट ऑप्शन मैंने क्या कर दिए, कट ऑफ कर दिए। अब हमारे पास रह गया मैग्नीशियम क्लोराइड। व्हाट इज मैग्नीशियम क्लोराइड, MgCl2। मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या है, MgO। एंड सोडियम ब्रोमाइड क्या है, NaBr। अब आप देखें सोडियम का चार्ज कितना होता है, +1, ब्रोमीन का कितना होता है, -1, ब्रोमाइड का। इसी तरह मैग्नीशियम का चार्ज कितना होता है, +2, क्लोरीन का क्या होता है, -1। और इसी तरह मैग्नीशियम का चार्ज होता है +2, और ऑक्सीजन कौन से ग्रुप का है, ग्रुप 6 का, और ग्रुप 6 के एलिमेंट का चार्ज कितना होता है बेटा, -2 होता है। सो व्हाट वुड बी द आंसर, समझ आए कैसे रूल आउट किया, व्हाट वुड द आंसर। उसने कहा था कौन सा सब्सटेंस ऐसा है जिसमें चार्ज है -2 का, आंसर वुड बी मैग्नीशियम ऑक्साइड। इज दैट क्लियर, आंसर वुड बी मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्लियर है गाइस एंड गर्ल्स। बेटा 5 में 5 आपको मिलेंगे यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर सीधा सीधा सवाल है और कोई इसमें कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए थी। उम्मीद है के बाद ये समझ आ गई। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी। दाऊद क्लास में मौजूद है, दाऊद शेख, दाऊद शेख क्लास में मौजूद है, ओके। दाऊद आज तुम्हारे नाम से भी कोई पार्टिसिपेंट आ गया है, दाऊद का, और ऊट पटांग चैट में मैसेजेस लिख रहा है। ठीक है, आज तुम्हारा नाम कोई इस्तेमाल कर रहा है दाऊद, तुम तो नहीं हो। चलो, असल में बाज जो बच्चे हैं ना, वो उनकी तरबियत उनके घर वालों की का जो माहौल है और जो उनकी नस्ल है वो माशाल्लाह बस एक बोझ है दुनिया पर। अल्लाह ताला बस उनको हिदायत नसीब फरमाए। ठीक है, कोई इलाज नहीं है। ठीक है, आगे चले बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 पर चल रहे हैं बेटा। दिस क्वेश्चन इज अबाउट मेटल्स। आपके चैप्टर जहन में कौन सा चैप्टर खुल जाएगा बेटा, चैप्टर ऑफ मेटल्स। ठीक है, मेटल्स का चैप्टर जो है वो आपके दिमाग में खुल जाना चाहिए। ठीक है जी, आगे चलते हैं। क्रोमियम इज अ ट्रांजिशन मेटल, क्रोमियम इज अ ट्रांजिशन मेटल। बेटा ट्रांजिशन मेटल की प्रॉपर्टीज आपने पढ़ी हुई है, यस और नो एवरीबॉडी, ट्रांजिशन मेटल्स की प्रॉपर्टीज आपने पढ़ी हुई है, बिल्कुल पढ़ी हुई है। ठीक है, ट्रांजिशन मेटल्स की प्रॉपर्टीज आपने पढ़ी हुई हैं, तो इसलिए बेटा जहन में रखिएगा। ट्रांजिशन मेटल में जब आपने पढ़ा था तो आपने दो चीजें पढ़ी थी। एक आपने पढ़ा था ट्रांजिशन मेटल में कि ट्रांजिशन मेटल की जनरल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, और एक आपने पढ़ा था उनकी करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी क्या होती है। रिवाइज करा दूं बेटा, करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी कितनी पढ़ाई थी, याद करें। 3 करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी थी। पहला, वो कलर्ड कंपाउंड्स बनाते हैं, यस और नो, करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी याद रखेंगे, कलर्ड कंपाउंड्स बनाते हैं। दूसरा, उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है बेटा, वेरिएबल होती है। बेटा याद कर लें और रिवाइज कर लें, करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ये यूनिक प्रॉपर्टीज है। जब एग्जामिनर कहेगा कि करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज लिखनी है तो यही लिखोगे, वेरिएबल ऑक्सीडेशन। और तीसरा क्या था कि दे आर फ्रीक्वेंटली यूज एज कैटलिस्ट, दे आर फ्रीक्वेंटली यूज एज कैटलिस्ट। तो ये 3 प्रॉपर्टीज जो थी ये करेक्टरिस्टिक थी। अगर कोई बच्चा लिख दे हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट,
तो ये कैरेक्टरिस्टिक में ठीक होगा क्या? वैसे ये प्रॉपर्टी ठीक है, लेकिन हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट कैरेक्टरिस्टिक में ठीक नहीं होगा। अगर कोई कहे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है, तो वैसे तो ये पॉइंट ठीक है, लेकिन कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी में ये पॉइंट ठीक होगा नहीं होगा। मैंने आपको डिफरेंशिएट करके लिखवाया हुआ है, जनरल प्रॉपर्टीज अलग लिखवाई है मुनीसा शहरियार, एंड कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज अलग लिखवाई हुई है। चले जी, तो अब सवाल क्या है? सोडियम इज एन एलिमेंट इन ग्रुप 1 ऑफ द पीरियोडिक टेबल, स्टेट टू फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्रोमियम दैट आर डिफरेंट। ओके, यहाँ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी नहीं पूछी, स्टेट टू फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्रोमियम दैट आर डिफरेंट टू दोज ऑफ सोडियम। हाँ भाई, सोडियम के मुकाबले में दो डिफरेंट प्रॉपर्टीज लिखे। सबसे पहले, अल्कली मेटल जो होते हैं वो सॉफ्ट मेटल्स होते हैं, यस और नो? अल्कली मेटल जो होते हैं वो सॉफ्ट मेटल्स होते हैं, और जो हमारे ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं ये हार्ड मेटल्स होते हैं। ठीक है, इनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, अल्कली मेटल्स का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट लो होता है। अल्कली मेटल्स हाईली रिएक्टिव होते हैं, ट्रांजिशन मेटल्स हाईली स्टेबल होते हैं। अल्कली मेटल्स की डेंसिटी कम होती है, ट्रांजिशन मेटल्स की डेंसिटी ज्यादा होती है। इतने सारे पॉइंट्स मौजूद हैं। ठीक है, तो कोई दो लिख देते हैं। लेट्स से हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, क्रोमियम में क्या होता है? हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। इसी तरह हाई डेंसिटी होती है। और इसके अलावा क्या क्या लिख सकते थे बेटा? आप इसके ऊपर मेलिएबिलिटी का पॉइंट लिख सकते थे, मेलिएबिलिटी का पॉइंट लिख सकते थे, डक्टिलिटी का पॉइंट लिख सकते थे। ठीक है, आप इसमें जनाब आली और क्या लिख सकते थे? रिएक्टिविटी, रिएक्टिविटी का पॉइंट लिख सकते थे कि जो ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं वो कम रिएक्टिव होते हैं, और जो अल्कली मेटल्स होते हैं वो ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। नहीं बेटा, गुड कंडक्टर का पॉइंट, बेटा ये बच्ची ये कह रही है गुड कंडक्टर, क्या गुड कंडक्टर का पॉइंट लिखा जा सकता था? क्या वो दोनों में डिफरेंट होता है? शानजे, दैट्स नॉट करेक्ट। गुड कंडक्टर तो दोनों ही होते हैं, दोनों मेटल्स हैं। जब दोनों मेटल्स हैं तो दोनों ही गुड कंडक्टर होते हैं। ठीक है, सिल्वरी सरफेस का लिख सकते हैं जी। तो बस ये दो पॉइंट से आगे चलते हैं बेटा। डिड्यूस दी नंबर, मैं थोड़ा थोड़ा रिवाइज कराते जा रहा हूँ। ये बात क्लियर है बेटा कि ये वाले पॉइंट भी लिखे जा सकते थे, लेकिन हमने बस दो ही लिखने थे तो हमने ये दो लिखे। ठीक है, वो तीन कैरेक्टरिस्टिक नहीं लिखने थे बेटा। यहाँ पर देखो, कंपैरिजन में पूछा गया था ना कि सोडियम से क्या कंपैरिजन है, तो सोडियम के मुकाबले में आपके ऐसे फीचर्स देने थे जो सोडियम और उसमें डिफ्रेंशिएट कर रहे हो। ठीक है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट का आप लिख सकते हैं, लेकिन ये तो जनरल, क्योंकि सोडियम अल्कली मेटल जो है वो क्यों यूनिक होता है? अपनी सॉफ्टनेस की वजह से, अपनी लो डेंसिटी की वजह से, तो इसीलिए उस पॉइंट को ज्यादा वैल्यू करेंगे। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक में क्या फिजिकल और नहीं बेटा, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक ही होती है, फिजिकल और कैरेक्टरिस्टिक में कोई फर्क नहीं होता। अपीयरेंस चेंज हो तो फिजिकल चेंज में आएगा, जी हाँ। केमिकल प्रॉपर्टीज तो आपने पढ़ी ही नहीं है ना, फिजिकली तो पढ़ी है इसमें। डिड्यूस द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन द क्रोमियम एटम। हाँ भाई, प्रोटॉन कितने होंगे मोहित कुमार? कितने प्रोटॉन होंगे गाइस? 24। और न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे? 53 माइनस 24 विच इज 53 माइनस 24 कितना हो जाएगा? 34, 44, 54, 29। चल, तो सॉलिड मार्क यहाँ भी मिल रहे हैं। आगे चलो, क्रोमियम 3 ऑक्साइड, क्या मतलब है क्रोमियम 3 ऑक्साइड का? कि क्रोमियम की वैलेंसी कितनी है? 3 है। क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ कितना है? 3 है। रिएक्ट विद, अब देखो रिएक्शन वो लिखवा रहा है, क्रोमियम 3 ऑक्साइड रिएक्ट विद कार्बन एंड क्लोरीन टू प्रोड्यूस क्रोमियम 3 क्लोराइड CrCl3 एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। अब यूजुअली ना ऐसे बहुत सवाल आते हैं और बच्चे कहते हैं सर रिएक्शन कैसे लिखेंगे? भाई वो स्पून फीड करके लिखवा रहा है आपको, आपको वो एक एक चीज तो बता रहा है। जो यूनिक फार्मूला था वो भी उसने बता दिया। देखो दोबारा से क्या कहता है, क्रोमियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विद, क्रोमियम ऑक्साइड का फार्मूला क्या है? Cr2O3। किससे रिएक्ट कर रहा है बेटा? कार्बन से और क्लोरीन से। क्लोरीन क्या होता है? Cl2। क्या यहां तक रिएक्टेंट्स क्लियर है? रिएक्शन वो खुद ही तो लिखवा रहा है आपसे। ठीक है जी, क्रोमियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विद कार्बन एंड क्लोरीन। ठीक है जी, Cl कोई चीज नहीं होती, ताहा क्लोरीन इज Cl2। Cl नहीं होता कुछ भी, जो हेलोजन होते हैं वो डायटोमिक होते हैं। और क्या बनाना था देखो बेटा, आगे उसने दिखाया हुआ है क्रोमियम 3 क्लोराइड, और फॉर्मूला भी लिख के दिया हुआ है CrCl3, और फिर आगे क्या बनाया है? कार्बन मोनोऑक्साइड। तो मुझे बताओ, वर्ड इक्वेशन पढ़ के रिएक्शन लिख लोगे सारे? वर्ड इक्वेशन पढ़ के रिएक्शन समझ में आया? अब इसको बैलेंस करना है। वर्ड इक्वेशन पढ़ के रिएक्शन क्लियर है सबको? भाई कुछ भी नहीं किया, उसने कहा Cr2O3 लिख दिया, रिएक्ट कर रहा है कार्बन और क्लोरीन से, कार्बन और क्लोरीन। अब इसमें बच्चे गलती क्या करते हैं? क्लोरीन की जगह बस Cl ले लेते हैं। ठीक है ना, Cl नहीं Cl2 होता है मेरे बच्चे। उसके बाद फिर बैलेंसिंग करेंगे, जी हाँ बिल्कुल, बैलेंसिंग तो करनी ही पड़ेगी। तो बेटा बैलेंसिंग कैसे करोगे? जाहिर है सबसे पहले आपको नजर आ रहा है क्रोमियम, तो क्रोमियम आप देखो एक साइड पर दो है और एक साइड पर एक है, तो इसका मतलब सबसे पहले तो क्रोमियम के साथ 2 लगा देंगे। अब जैसे ही क्रोमियम के साथ 2 लगाया तो क्लोरीन कितने हो गए? 3 to the 6। तो अब इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ 3 लगा देंगे। जब ये 3 हो गया तो कार्बन कितने हो गए? 3 हो गए, सॉरी ये क्लोरीन 6 हो गए। और उसके बाद आगे चले, ऑक्सीजन कितने? 3 है। यहाँ पर ऑक्सीजन कितने? 1 है।
तो यहाँ पर भी 3 लगा देंगे, जिससे कार्बन 3 हो जाएगा, तो यहाँ पर भी 3 आ जाएगा। तो बैलेंसिंग करनी है, सही फार्मूला लिखना है, तो नंबर मिलेंगे, वरना नहीं मिलेंगे। कैन बी बैलेंसिंग यूजिंग फ्रैक्शन? जी हाँ, कर सकते हैं, बट इसमें तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी ना बेटा, इसमें तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी। भाई यहाँ 2 क्रोमियम थे, आपने 2 लगाए, 3 2 6 क्लोरीन हो गए, यहाँ 3 लगाया। उसके बाद ऑक्सीजन 3 थे, यहाँ 3 लगाया, उससे कार्बन 3 हो गए, तो यहाँ भी 3 लगा दिया। बेटा कल भी मैंने कहा था कि जब लेट आए ना, तो थोड़ा सबर किया करें, कौन सा पेपर चल रहा है, कौन सा पेपर चल रहा है। आप दोबारा शुरू हो जाते हैं, भाई अभी पेज स्क्रॉल होगा, देख लेना कौन सा पेपर चल रहा है। सर एक और दफा समझा दें बैलेंसिंग। अरे भाई दोबारा देखो, ये 2 क्रोमियम थी बेटा, बैलेंसिंग करने से आती है। अगर आपने मेरे साथ एसिड बेस का चैप्टर पढ़ा था, या फॉर्मूला राइटिंग वाला टॉपिक अटेंड किया था जब मैं मेटल्स पढ़ा रहा था, तो इनफ अमाउंट ऑफ प्रैक्टिस वाज डन फॉर द बैलेंसिंग। और वहां पर बच्चों ने ये कहा कि सर ये तो इतना मुश्किल नहीं है। तो बेटा क्रोमियम यहाँ देखो 2 थे, मेटल से स्टार्ट करते हैं, मेटल यहाँ 2 थे, तो यहाँ 2 लगाया, तो क्रोमियम 2 हो गए। उसके बाद जैसे यहाँ 2 लगाया, तो क्लोरीन देखो 3 2 6 हो गए, यहाँ पर क्लोरीन 2 थे, तो यहाँ 3 लगा दिया, तो ये भी 6 हो गए। फिर आपने देखा कि ऑक्सीजन 3 है, और यहाँ पर ऑक्सीजन 1 था, तो यहाँ 3 लगाया, तो ऑक्सीजन 3 हो गए, लेकिन उससे कार्बन भी 3 हो गया, तो इसलिए कार्बन के लिए 3 लगा दिया यहाँ पर। क्लियर है फकीहा, मुश्तबा, शहरियार, नाहिया, हिबा, अब्दुल्ला, साइम, फाइक, फाइक पार्टिसिपेट करो, उबैद, ताहा, सुमामा, जुनैरा, आमना, हैदर, आयशा कक्कड़, इज एवरीबडी क्लियर? सफवान, राहीन, मीत कुमार, कन्हैया लाल, चलो गुड गुड गुड। चलो अब उसके बाद देखो, कल भी आया था बॉन्डिंग। अब नोटिस करो, हर पेपर में ये मुफ्त के मार्क्स ये वाले भी आ रहे हैं और ये वाले भी आ रहे हैं। अब कहता है कंप्लीट द डायग्राम टू शो द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम एटम, लिखा हो या आयन, ये देख लेना बेटा। अक्सर गड़बड़ क्या होती है, कल भी मैंने मेंशन किया था कि आपसे आयन पूछा होता है, आप एटम करके आ जाते हैं। सोडियम की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, अगर एटम में करें तो सोडियम 11 होता है, तो क्या होगा 281। और जब आयन बनाएगा तो बेटा क्या करेगा बच्चों, ये वाला इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, यस और नो? ये वाला इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगी, 2,8। तो इसका मतलब चार्ज कितना आ जाएगा बेटा, चार्ज कितना आएगा, जब एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो चार्ज कितना आएगा, +1। और उसके बाद जो एटम्स हैं, शेल्स कितने बचेंगे, 1 और 2, 2 शेल्स बचेंगे। तो 2 शेल्स में, पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है गाइस एंड गर्ल्स, 2, और बाकी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 8। तो देखेंगे 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8। इज दैट क्लियर? प्लस लिख दें तो सही है, या +1 लिखेंगे, खाली प्लस लिख दें? नहीं बेटा +1 लिखें, +1 या 1 प्लस लिखें पूरा, ठीक है? या तो ऐसे लिख दें 1 प्लस, या +1, सिर्फ प्लस लिख के नहीं है, ठीक है बेटा? कल भी आप इसकी प्रैक्टिस कर चुके हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई नया है। जी हाँ, ये फ्री के 2 मार्क्स मिल रहे हैं आपको। बस ये ओवर कॉन होता क्या है कि बच्चे देखते हैं सोडियम, अब वो सोडियम पीरियोडिक टेबल से जाके देखते हैं 281, तो वो कॉन्फ़िगरेशन 281 की कर देते हैं। जाहिर है कि इसका सिली मिस्टेक, ऐसा नहीं होना चाहिए था। आगे चले बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट। अब आप देखिए, इस पेपर के अंदर आपको वेराइटीज मिल रही हैं। टेबल 2.1 shows the observation made when 4 different metals are heated in oxygen. Metals are heated, metals are heated का मतलब मेटल्स की किसकी बात हो रही है बेटा, रिएक्टिविटी की बात हो रही है, मेटल्स की रिएक्टिविटी। अगर अरवा कह रही है आयन ना होता, अरे अरवा 7 से सवाल पूछा करो बेटा, पीछे जाना मुश्किल होता है। अगर आयन ना होता, एटम होता, तो फिर एक और शेल बनाते, और एक और शेल बना के उसमें एक और इलेक्ट्रॉन दिखा देते, ऐसे करके 281 होता ना, फिर 281 होता तो फिर 3 शेल ड्रॉ होते। कल भी तो किया था, याद रखो, मैंने कल भी मेंशन किया था कि थ्योरी में अगर आप प्रीवियस लर्निंग सीख नहीं रहे, जैसे कल के पेपर में हमने ये सीखा कि भाई आपको अगर एक शेल कम बना के दिया है तो आप बना के दिखा दोगे। अगर आप सीखोगे नहीं तो बेटा फिर करने का फायदा नहीं होगा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जो चीज आपने एक पेपर में सीख ली है, अगर वो दोबारा आए तो उसमें गलती नहीं होनी चाहिए। चलो अब वापस आ जाओ, क्या कहा उसने, फिगर 2.1 shows the observation made when 4 different metals are reacted in oxygen। अब देखो पहला मेटल लिखा हुआ है lanthanum, forms a layer of oxide rapidly on the surface but does not burn। बेटा ये लेयर ऑफ ऑक्साइड वाली बात किस में और पढ़ी है आपने, लेयर ऑफ ऑक्साइड वाली बात और कौन से मेटल में पढ़ी हुई है आपने, कि कौन सा मेटल होता है जो रैपिडली रिएक्ट करता है? वेरी गुड, एल्यूमिनियम। तो देखो उसने नया मेटल जरूर दिया है, लेकिन उसकी प्रॉपर्टी किस जैसी दिखा दी है, एल्यूमिनियम जैसी दिखा दी है। फिर आगे कहता है डज नॉट, मर्क्यूरी के बारे में क्या कहता है, डज नॉट फॉर्म अ लेयर ऑफ ऑक्साइड ऑन द सरफेस, ये लेयर फॉर्म नहीं करता। ये कहता है निकल फॉर्म्स अ लेयर ऑफ ऑक्साइड स्लोली ऑन द सरफेस बट डज नॉट बर्न। और उसके बाद लिखा है सोडियम विच बर्न्स रैपिडली। सवाल क्या है
put the four metals in the order of reactivity, put the least reactive metal first. बेटा जो इंफॉर्मेशन दी गई है उसके बाद कहता है कि इस इंफॉर्मेशन को यूज करके आप मेटल्स को रिएक्टिविटी ऑर्डर में प्लेस करें और जो लीस्ट रिएक्टिव है वो सबसे पहले रखें। तो मुझे बताइए कौन सा, इस इंफॉर्मेशन से क्या पता चलेगा कौन सा लीस्ट रिएक्टिव है जिसने रिएक्ट नहीं किया? तो किसने रिएक्ट नहीं किया बेटा? किसने रिएक्ट नहीं किया? मर्क्यूरी ने। क्या ये सब देख पा रहे हैं? मर्क्यूरी डज नॉट फॉर्म, तो इसलिए सबसे पहले क्या आ जाएगा बेटा? मर्क्यूरी आ गया। दूसरे नंबर पर क्या हुआ देखो, इसने कहा फॉर्म द लेयर ऑफ ऑक्साइड रैपिडली, फॉर्म द लेयर ऑफ ऑक्साइड स्लोली। तो दूसरे नंबर पे कौन आएगा बेटा? ऑब्वियसली निकल आ जाएगा। फिर उसने कहा फॉर्म द लेयर ऑफ ऑक्साइड बट डज नॉट बर्न, और फिर ये लिखा बर्न्स रैपिडली। तो फिर कौन आ जाएगा बेटा? लेंथेनम। अब देखो ये आपने अपने सिलेबस में तो नहीं पढ़ा हुआ, लेकिन ये इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन है, और आखिर में आ जाएगा सोडियम। इज दैट क्लियर? अगेन मुफ्त के नंबर यहां पर भी आपको मिल रहे हैं। तो इंफॉर्मेशन को देखना है, इंफॉर्मेशन को देखकर फैसला करना है। चलो गुड। अब एल्यूमिनियम पे सवाल आ रहा है बेटा। अब देखो चीटिंग खुद करा रहा है वो। एल्यूमिनियम इज यूज्ड इन फूड कंटेनर्स एंड ओवरहेड इलेक्ट्रिकल केबल्स बिकॉज इट इज रेजिस्टेंट टू कोरोजन। हाँ भाई, एल्यूमिनियम क्यों होता है कोरोजन से रेजिस्टेंट? एक्सप्लेन व्हाई एल्यूमिनियम इज रेजिस्टेंट टू कोरोजन। अभी तो पढ़ाया, अभी तो उसने दिमाग में याद दिलाया कि एल्यूमिनियम क्या करता है, उसके ऊपर ऑक्साइड लेयर आ जाती है जो फर्दर रिएक्शन को स्टॉप कर देती है, ऑक्सीजन के कांटेक्ट को स्टॉप कर देती है। ये इतनी दफा एग्जाम में आ चुका हुआ है कि हर बच्चे को ये रटा होना चाहिए कि क्या कॉन्सेप्ट था बेटा, कि अगर ये एल्यूमिनियम मेटल है तो ये हाईली रिएक्टिव होता है, लेकिन जब ये रिएक्ट करता है तो उसके ऊपर आ जाती है ऑक्साइड लेयर, और ऑक्साइड लेयर फर्दर ऑक्सीजन के कांटेक्ट को क्या कर देती है बेटा? ब्लॉक कर देती है। तो इसीलिए इसको लिखेंगे। एक्सप्लेन करना है, 2 नंबर है तो तरीके से लिखेंगे बेटा, 2 नंबर है तो तरीके से लिखेंगे, यानी सिर्फ नहीं लिखेंगे। 2 नंबर में आप बच्चे लिखते हैं, इतना आंसर लिख देते हैं, एल्यूमिनियम फॉर्म एन ऑक्साइड लेयर। अगर आप इतना ही लिखेंगे, ऑक्साइड लेयर की खाली बात लिखेंगे ऑफ Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड, तो आपको 2 नंबर मिलेंगे कि 1 नंबर मिलेगा? बेटा यू विल गेट ओनली 1 मार्क। ठीक है, आपने ये बताना है कि इससे होगा क्या। तो आप बोलोगे, अब बताओगे कि विच विल स्टॉप और रिस्ट्रिक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन एल्यूमिनियम एंड ऑक्सीजन। यानी ये जो ऑक्साइड लेयर बनती है, डायग्राम समझा दूं, ये जो ऑक्साइड लेयर बनती है इससे होगा क्या, ये तो बताना जरूरी है ना भाई। कि अगर ये एल्यूमिनियम था है जी, और इसके ऊपर ये ऑक्साइड लेयर बन गई, तो ऑक्साइड लेयर बनने से हुआ क्या? ये ऑक्साइड लेयर फॉर्म हो गई Al2O3 की। इससे हुआ ये कि जो फर्दर ऑक्सीजन आ रही थी कांटेक्ट करने के लिए, अब वो नहीं आ पाएगी। जब पूरी बात बताओगे तो 2 नंबर मिलेंगे। नॉर्मली क्या होता है, बच्चे ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। ओवर कॉन्फिडेंस में क्या करते हैं, वो लिखते हैं कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड लेयर है, बस आंसर कंप्लीट कर देते हैं। बेटा अगर आपने इस तरह से आंसर कंप्लीट किया तो यू वोंट गेट फुल मार्क। ठीक है, which does not allow water to or oxygen to make contact। बेटा वाटर की तो कोई जिक्र ही नहीं है। आपने इसका मतलब रस्टिंग मेरे साथ नहीं पढ़ा हुआ। रस्टिंग के टॉपिक में मैं वाजे तौर पर सिखा चुका हूं कि रस्टिंग में वाटर का कोई रोल नहीं होता। वाटर उसमें कैटलिस्ट के तौर पर जो है ना वो क्या कहते हैं, बिहेव करता है। कॉन्टैक्ट ऑक्सीजन से होता है। ठीक है, चलें आगे चलते हैं। State two other reasons why aluminum is used in overhead electrical cables। दो और रीजन दे दीजिए, 2 और रीजन दे दीजिए कि जिससे एल्यूमिनियम का यूज जस्टिफाई होता है। तो मेरे बच्चे पहला यूज क्या होता है एल्यूमिनियम का? भाई केबल में यूज हो रहा है तो क्यों यूज होगा? केबल में यूज होगा तो क्यों यूज होगा? बिकॉज ऑफ गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। यस और नो? और दूसरा रीजन क्या होता है बेटा? एल्यूमिनियम की डेंसिटी भी कम होती है। याद रखो, ये जहाज में भी सवाल आता है। ये सवाल पास पेपर में आपको मिलेगा कि प्लेन में क्यों यूज हो रहा है। तो प्लेन में यूज होने का मतलब क्या होता है? नंबर 1, रेजिस्टेंट टू कोरोजन होता है, तो प्लेन की बॉडी को जंग नहीं लगेगा। और डेंसिटी इसकी कम होती है, लो डेंसिटी होता है, जिसकी वजह से फ्लाई करने में हेल्प होगी। और इसके अलावा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी तो इसकी होती है। तो इसने कहा इलेक्ट्रिकल केबल्स में क्यों यूज हो रहा है? इलेक्ट्रिकल, जी वाटर के बगैर ही लिखना होगा उसे। मेरे ख्याल है एक दफा में बात समझ लिया करो बेटा, आपकी सुई अटक जाती है एक जगह पर। तो हमने क्या कहा, इलेक्ट्रिकल केबल्स में यूज हो रहा है, तो आप क्या करेंगे? बिकॉज ऑफ हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्यों? ड्यू टू मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स, शान से मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स। और दूसरा लो डेंसिटी। देखो ओवरहेड बोल रहा है ना, ओवरहेड यूज हो रहा है, हवा में मुअल्लक,
हवा में यूज कर रहे हैं, ओवरहेड केबल्स में यूज कर रहे हैं, तो डेंसिटी अगर कम होगी तो उन तारों को हवा में सस्पेंड करना आसान होगा। अगर डेंसिटी बहुत ज्यादा होगी तो तारों को सस्पेंड करना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, कंडक्टिविटी का पॉइंट नहीं डालेंगे, दैट्स कॉमन फॉर ऑल मेटल्स। हाँ इस पॉइंट, अरे मेरे बच्चे क्या कर रहे हो, मेरे पास डिटेल मार्किंग स्कीम मौजूद है यार, तुम अली मेहदी बहस कर लेते हो यार। अच्छा क्या, फिर मुझे बता दो क्या डालेंगे। मोबाइल इलेक्ट्रॉन लिखना यहाँ लाजमी नहीं है, क्योंकि एक्सप्लेनेशन नहीं पूछी थी, मैंने जुमला कंप्लीट किया है। आप सिर्फ हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी लिखोगे। भाई वो कह रहा है कि इलेक्ट्रिकल केबल्स में यूज क्यों हो रहा है, तो इलेक्ट्रिकल केबल में तो वैसी कंडक्टिविटी वाजे हर एक आदमी को समझ में आ रहा है। होता क्या है, ओवर थिंकिंग में बहुत सारे बच्चे ना ऊट पटांग गलतियां करके आ जाते हैं। तो बेटा बिल्कुल भी अली मेहदी, आई टोटली टेक द फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि जो हम पढ़ रहे हैं वो आपको अब आप उसको कंफ्यूजन में ना लेके जाएं। ट्रस्ट किसी एक बंदे पे कर लें, या तो मुझ पे कर लें या फिर अपने उधर कर लें। ठीक है, तो हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का पॉइंट आ जाएगा मेरे बच्चे, क्योंकि इलेक्ट्रिकल केबल्स में यूज हो रहा है। और दूसरा लो डेंसिटी आ जाएगी। चले, मोर डेंसिटी से मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम एंड मोर इलेक्ट्रॉन होंगे ग्राउंड पे केबल। नहीं 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 बेटा, डेंसिटी कम होती है तो उसकी जो थिकनेस है वो कम हो जाती है ना, यानी कम थिकनेस के अंदर भी काम चल जाता है। और आप हवा में देखो ना, एक भारी चीज को, एक डेंस चीज को हवा में लटकाना मुश्किल है, वो जल्दी ड्रॉप होने लगेगी। लेकिन जो हल्की चीज होती है डेंसिटी वाइज, उसकी डेंसिटी कम होगी, वो हवा में आसानी से लटक जाएगी बेटा। तो यहां पर इसका रीजन नहीं, लाइट वेट कोई लफ्ज ही नहीं है, डेंसिटी। केमिस्ट्री का पेपर दे रहे हो, इंग्लिश का पेपर नहीं दे रहे हो, डेंसिटी पे कमेंट करोगे कि एल्यूमिनियम लो डेंसिटी होता है, जिसकी वजह से प्लेन्स की बॉडी में भी इस्तेमाल होता है। और इसी तरह जब ओवरहेड इलेक्ट्रिकल केबल्स डालनी है उसमें भी इस्तेमाल होता है। ड्यू टू मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स, ड्यू टू मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स। ये पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है अभी, पहला क्वेश्चन 13 मार्क का पूरा हो गया। अभी और गुड टू गो। पहला क्वेश्चन सबको क्लियर है गाइस एंड गर्ल्स? अब आप देखिए, पहले क्वेश्चन में ही उसने उतार पिछाड़ कैसी की है। उसने पहले क्वेश्चन में माशाल्लाह ट्रांजिशन मेटल भी पूछ लिया, एटॉमिक स्ट्रक्चर भी पूछ लिया, इक्वेशन भी लिखवा ली, बॉन्डिंग भी पूछ लिया है जी, मेटल्स रिएक्टिविटी का कुछ कॉन्सेप्ट भी लेकर आ गया, एल्यूमिनियम से रिलेटेड कॉन्सेप्ट। तो एक ही क्वेश्चन में डिस्पर्स पूरा सिलेबस उसने टच किया है। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। ओके, ग्राफ आ गया, टेंशन लेने की जरूरत नहीं, याद रखो ग्राफ के क्वेश्चन सबसे आसान होते हैं। ठीक है, अ स्टूडेंट इन्वेस्टिगेटेड द रिएक्शन ऑफ लार्ज पीसेस ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। जैसे ही तुम लार्ज पीसेस पढ़ते हो, पाउडर पीसेस पढ़ते हो, कौन सा चैप्टर जहन में आता है? अभी रिवाइज किया था, कौन सा चैप्टर जहन में आ जाएगा? स्पीड ऑफ रिएक्शन, रेट का चैप्टर आ जाएगा जहन में। और अभी याद है ग्राफ पढ़ाए थे तुम लोगों को, ग्राफ पढ़ाए थे कि जब यूं ग्राफ होगा तो अगर रेट ज्यादा होगा तो कैसा ग्राफ होगा? स्टीपेस्ट होगा। और अगर रेट स्लो होगा तो ग्राफ का स्टीपनेस कम हो जाएगा। देखो इसी तरह का ग्राफ भी बना हुआ आ रहा है अभी, देखो आगे सवाल क्या पूछता है। तो ग्राफ से रिलेटेड सवाल तो लाजमी आ जाता है। अब सवाल क्या है? large pieces of calcium carbonate react with dilute hydrochloric acid at 25 degrees Celsius. The hydrochloric acid is in excess. ठीक है, complete the equation for this reaction by adding the state symbols. equation लिखिए, सिर्फ state symbols लिखने, सिर्फ state symbol लिखने। बेटा बताइए, all carbonates are, बोलो, all carbonates are soluble और insoluble? insoluble। तो जब insoluble होंगे तो क्या हो जाएगा बेटा? solid हो जाएगा। फिर HCl क्या है? एसिड्स हैं, ऑल एसिड्स आर सॉल्युबल, तो क्या हो जाएगा? एक्वस हो जाएगा। फिर वाटर की जगह एक्वस नहीं लिख देना, वाटर के लिए क्या लिखोगे? लिक्विड। वाटर के लिए क्या लिखोगे? लिक्विड। इज दैट क्लियर? तो SAQ और L का सिंबल लगाओगे, कोई मसला? चलो आ जाए, अभी रिवाइज किया हुआ था तो फटाफट याद आ गया। फिगर 3.1 शोज द वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज एज द रिएक्शन प्रोसीड। देखो मैंने आपको बताया था कि आप रेट जो निकालते हो या तो रिएक्टेंट के हिसाब से निकालते हो या प्रोडक्ट। तो यहाँ उसने प्रोडक्ट में क्या निकाला हुआ है? वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकाला हुआ है। देखो यहाँ, यहां से यहां तक कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है, यहां पर आने के बाद लेवल कांस्टेंट हो गया। इसका क्या मतलब है कि इस पॉइंट पर रिएक्शन क्या हो गया है बेटा? बोलो, इस पॉइंट पर रिएक्शन क्या हो गया है? इस पॉइंट पर रिएक्शन क्या हो गया है? स्टॉप हो गया है, कंप्लीट हो गया है। एक बच्चा कह रहा है सर आजकल आपको ज्यादा गुस्सा आ रहा है। बेटा पूरा दिन सुबह से रात तक फास्ट पेपर करा रहे हैं, आसान काम नहीं होता कि 50 बच्चा 70 बच्चा बैठा है, पूरे साल मेहनत की है और उसके बाद बच्चा रिलेट नहीं कर पा रहा, या अगर कोई सिली क्वेश्चन आ रहा है और सुबह से रात तक यही ड्रिल चल रही है, सुबह ए लेवल्स है, रात में ए लेवल्स है, दिन में ओ लेवल्स है। तो ह्यूमन है, इंसान है, मशीन तो है नहीं, तो जाहिर है इसमें दिमाग ज्यादा खप जाता है। सीधा सीधा एक टॉपिक पढ़ाना आसान होता है। अब मीत कुमार को टेंशन हो गई कि इसमें मार्किंग कैसे? अरे मार्किंग कैसे, जो पूछा था वो बता दिया, बस मार्किंग हो गई, आगे चलो।
अच्छा भाई, क्या सवाल क्या पूछता है? डिड्यूस द वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस आफ्टर 40 सेकेंड्स। 40 सेकंड के बाद क्या वॉल्यूम होगा? तो बेटा कैसे निकालेंगे? बेटा ग्राफ बिल्कुल सिंपल है, ये 40 सेकंड वाला लाइन है, ये यहां तक ले गए और उसके बाद इसको यहां पर लाके जोड़ दिया, तो क्या वॉल्यूम बन रहा है बेटा? देखो, ये 30 है, ये 35 है, तो ये 34 cm³ आ रहा है। यस और नो? 34 cm³। चलो आगे चलें। द स्टूडेंट रिपीटेड द सेम एक्सपेरिमेंट यूजिंग द सेम मास ऑफ स्मॉलर पीसेस। पहले देखो क्या कहा था उसने, पहले उसने कहा था लार्ज पीसेस। गाइस पहले कहा था लार्ज पीसेस, अब वो कह रहा है दोबारा से एक्सपेरिमेंट किया है लेकिन स्मॉलर पीसेस यूज किए हैं। ऑल अदर कंडीशंस स्टे द सेम। ड्रॉ अ लाइन ऑन द ग्रिड to show how the volume of carbon dioxide changes when smaller pieces of calcium carbonate are used। मुझे बताओ बेटा, जब मैं स्मॉलर पीसेस यूज करूंगा तो क्या फर्क पड़ेगा? स्पीड ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। लेकिन क्या वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा? वॉल्यूम तो उतना ही रहेगा ना, स्पीड बढ़ जाएगी। तो बेटा कैसे कमेंट करते थे, याद है? अब जो ग्राफ बनाओगे उसका ग्रेडियंट क्या होगा? स्टीपर होगा, लेस स्टीपर होगा? स्टीपर होगा, लेस स्टीपर होगा? स्टीपर होगा। तो आप कैसे बना दोगे? एनी ग्राफ विच विल बी ड्रॉन लाइक दिस, इस तरह का ग्राफ बनाओगे। लेट मी ड्रॉ इट अगेन। ये स्केचिंग हो गई, ठीक है बेटा? ये आपके पास स्केचिंग हो गई कि आपने करेक्ट मार्क किस चीज का मिलेगा? जब आपका ग्रेडियंट स्टीपर होगा तो यू विल बी अवॉर्डेड द मार्क, ठीक है? स्पीड इंक्रीज हो जाएगी, यस। ठीक हो गया। लेस टाइम मोर रिएक्शन, यस। आफ्टर 40 सेकंड करेंगे, आफ्टर 40 सेकंड में आफ्टरवर्ड्स के। बेटा उसने बोला नहीं है तो क्यों करोगे? क्या परेशान भाई? जब वो बोलेगा तो करोगे ना भाई। उसने कहा था पहले वाले में, जब पूछा था डिड्यूस द वॉल्यूम तो आपने कर दिया था, जिसके बारे में नहीं पूछा तो क्यों करोगे? जी, अगर कंसंट्रेशन ज्यादा होगी और कंसंट्रेशन में मास बढ़ाया होगा तो। यहाँ कंसंट्रेशन तो नहीं बढ़ाई ना, यहाँ तो क्या गया है? सिर्फ सेम मास, मास सेम ही रखा है लेकिन पीसेस स्मॉलर कर लिए हैं अब्दुल रहमान, पीसेस स्मॉलर कर लिए। ठीक हो गया? आगे चलो। द स्टूडेंट रिपीटेड द एक्सपेरिमेंट एट 20 डिग्री सेल्सियस। अब स्टूडेंट ने एक्सपेरिमेंट किस टेम्परेचर पे रिपीट किया? 20। पहले कितने पे कर रहा था? पहले पे देखो कितने पे किया था बेटा, पहले 25 पे किया था। मुझे बताएं, 25 पे किया था, अब 20 पर किया है। तो क्या सवाल पूछता है? यूजिंग कोलिजन थ्योरी हाउ द रेट ऑफ रिएक्शन डिफर्स व्हेन द टेम्परेचर 20 डिग्री इज यूज्ड। हाँ भाई, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा कम हो जाएगा? कम हो जाएगा। और याद है अभी मैंने रिवाइज करते हुए बताया था कि टेम्परेचर किस चीज को चेंज करता है? मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी को। और जब काइनेटिक एनर्जी कम होती है तो कोलिजन कम हो जाएंगे और सक्सेसिव कोलिजन भी कम हो जाएंगे। मैंने आपको जिक्र किया था कि अगर आप आंसर में जनरल आंसर लिखोगे कि टेम्परेचर कम करने से कोलिजन कम हो जाएंगे तो ये बेटा एक्सेप्टेबल नहीं होगा। अब्दुल रहमान वही गलती कर रहे हैं जो ज्यादातर बच्चे करके आते हैं कि रेट तो स्लोअर होगा। अब्दुल रहमान लिख रहे हैं स्लोअर रेट एज, अच्छा लेस काइनेटिक एनर्जी लिखा है, बिल्कुल ठीक है। लेस काइनेटिक एनर्जी लिखना लाजमी है। अगर अगर आपने काइनेटिक एनर्जी मेंशन नहीं किया या इंटरनल एनर्जी मेंशन नहीं किया, सिर्फ लिख दिया कि टेम्परेचर कम करने से कोलिजन कम हो गए, तो बेटा इसमें एक नंबर मिलेगा टेम्परेचर कम करने से रेट कम होने का। दूसरा जो एक्सप्लेनेशन का नंबर है वो नहीं मिलेगा, ठीक है? तो इसलिए लिखते हैं बेटा। हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। तो जो सवाल वो, जो लफ्ज वो सवाल में इस्तेमाल कर रहा है उसी को लिख लो। तो क्या लिखेंगे? एट 20 डिग्री सेल्सियस rate of reaction would rate of reaction would increase or decrease, guys and girls? Will decrease। अब explanation क्या होगा? As less molecule will have less kinetic energy, therefore less number of collisions, thus less effective collisions। क्लियर? स्पीड लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। मैंने बता दिया बेटा, स्पीड लिख सकते हैं, कल भी बताया था। एक बात जो एक पेपर में डिस्कस हो जाए, खुदारा अगले पेपर में याद रखें इस बात को। बेटा क्लियर है? ये सीधा सीधा टेम्परेचर वाला कॉन्सेप्ट था। टेम्परेचर डिक्रीज कर रहे थे तो क्या हुआ ये बता दिया, कोई मसला? चलो अब उसी बात को 50 तरीकों से लिख सकते हैं। असल है कि कीवर्ड आपका पूरा हो रहा है। अ सैंपल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज पुट इनटू अ गैस सिरिंज। एक सैंपल है कार्बन डाइऑक्साइड का, उसको गैस सिरिंज में डाला। द एंड ऑफ द सिरिंज इज देन ब्लॉक्ड सो दैट नो गैस कैन एस्केप, और एंड को ब्लॉक कर दिया।
explain using kinetic particle theory why increasing the pressure in the gas syringe decreases the volume of the gas when the temperature stays same. बच्चों वाला सवाल है, डायग्राम समझाता हूं भाई। एक सिरिंज थी, एक गैस सिरिंज थी, ठीक है जी, और उसमें कार्बन डाइऑक्साइड को भरा है और उसका एंड ब्लॉक कर दिया। यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड गैस भरी हुई है। अब वो कह रहे हैं इसमें प्रेशर बढ़ाया। प्रेशर बढ़ाने का मतलब ये पिस्टन जो है उसको इस तरफ मूव किया, तो जब पिस्टन अंदर की तरफ मूव करेगा तो डू वी नो कि जो वॉल्यूम ऑफ गैस है वो कम हो जाएगा, यस और नो? हाँ भाई, वॉल्यूम ऑफ गैस कम हो जाएगा। तो अब वो यही पूछ रहा है कि भाई वॉल्यूम ऑफ गैस कम क्यों हो जाएगा। तो बच्चों वाला सवाल है, क्या है भाई, क्या जवाब दोगे? बाय इंक्रीजिंग प्रेशर, तरीके से लिखो बेटा, जान छुड़ाने वाला आंसर नहीं होना चाहिए। अच्छे बच्चे और गधे में यही फर्क होता है कि बस वो एक वर्ड लिख के सोचता है बस काफी है। आप क्या कहते हैं? बाय इंक्रीजिंग प्रेशर पार्टिकल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस will come close together, will come close together। पार्टिकल जो होंगे गैसेस के वो करीब आ जाएंगे, और जब पार्टिकल गैस के करीब आ जाएंगे तो अल्टीमेटली क्या होगा? वॉल्यूम श्रिंक हो जाए, क्लोज टुगेदर, लीडिंग टू डिक्रीज इन वॉल्यूम। एक नंबर है। कोई भी इसमें रॉकेट साइंस, कोई भी टेक्निकल कॉन्सेप्ट घुसेड़ने की जरूरत नहीं है। सीधा सीधा है कि भाई प्रेशर, पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं गैस के, जब हम प्रेशर लगाएंगे तो वो करीब आ जाएंगे। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर गाइज एंड गर्ल्स? रामिन, दाऊद, एवरीबॉडी एल्स इन द क्लास? लड़कियों का रिस्पांस बिल्कुल नहीं आ रहा, लड़के डोमिनेट कर रहे हैं। लड़कियों में सिर्फ जो है ना अरवा और क्या नाम है शानजे रिस्पॉन्ड कर रही हैं, ठीक है। लड़कों में शानजे और अरवा ही रिस्पॉन्स कर रही हैं और थोड़ा हिबा। बाकी माशाल्लाह बाकी लोगों को पता नहीं क्या इंटरेस्ट नहीं है। अलीना भी कर रही है। चले जी आगे चलते हैं। ओहो, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। ओके, इलेक्ट्रोलिसिस आ गया भाई माशाल्लाह। फाइनली कल के पेपर में इलेक्ट्रोलिसिस नहीं आया था, आज इलेक्ट्रोलिसिस आ गया है। तो भाई इलेक्ट्रोलिसिस का चैप्टर खोल लें सारे बच्चे, इलेक्ट्रोलिसिस का चैप्टर खोल लें सारे बच्चे, ताकि अगर इलेक्ट्रोलिसिस का कोई कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ तो खामा खामा दरमियान में ये ना आ जाए कि सर ये कैसा था। तो बेटा चैप्टर खोल लीजिए, ठीक है जी। सर का फेवरेट चैप्टर, जी हाँ बिल्कुल। कहता है कॉन्सेंट्रेटेड एक्वस मैग्नीशियम क्लोराइड। बेटा कॉन्सेंट्रेट इज इलेक्ट्रोलाइज यूजिंग ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड। कॉन्सेंट्रेटेड एक्वस मैग्नीशियम क्लोराइड है गाइस एंड गर्ल्स। तो आपको बताया था जब एक्वस सोल्यूशन आता है तो क्या करते हैं गाइस एंड गर्ल्स? एक्वस सोल्यूशन आता है तो क्या करते हैं? आप कंपटीशन किससे कराते हो? एच और बोलो ओ एच से, एच और ओ एच से। और कॉन्सेंट्रेशन में क्या होता है आप देखते हो भाई, कौन डिस्चार्ज होगा? निमोनिक क्या था? सी और ए का निमोनिक वो करता था। तो कॉन्सेंट्रेशन में मैग्नीशियम की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, लेकिन डिफरेंस ज्यादा होता है हाइड्रोजन का या कम होता है मैग्नीशियम से? डिफरेंस ज्यादा होता है या कम होता है गाइस एंड गर्ल्स? डिफरेंस ज्यादा होता है। डिफरेंस ज्यादा होता है तो मुझे बताइए मैग्नीशियम डिस्चार्ज होगा या हाइड्रोजन डिस्चार्ज होगा? मैग्नीशियम डिस्चार्ज होगा या हाइड्रोजन डिस्चार्ज होगा? हाइड्रोजन ही डिस्चार्ज होगा। वेरी गुड। तो यहाँ पर एनोड, कैथोड पर क्या आ जाएगा बेटा बोलो? हाइड्रोजन गैस। अच्छा एनोड पर आ जाए। अच्छा आयोडाइड, मैंने क्लोराइड लिख दिया है, आयोडाइड है, ठीक है, आयोडाइड है, आयोडाइड। ओके, अब आयोडाइड में इसकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, तो मुझे बताइए ओएच और आयोडाइड में डिफरेंस ज्यादा है या कम है? डिफरेंस ज्यादा है या कम है? डिफरेंस कम होता है। जो डिफरेंस कम होगा तो कौन डिस्चार्ज होगा बेटा? आयोडाइड। आयोडाइड जब डिस्चार्ज होगा तो क्या बनेगा? याद रखें, अब यहाँ आयोडाइड लिख के नहीं आ जाना। जब आयोडाइड डिस्चार्ज होगा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? आयोडीन में। अगर आयोडाइड लिख के आ गए तो गलत हो जाएगा, आयोडाइड लिख के आए तो गलत हो जाएगा, आयोडीन लिखोगे। क्योंकि आइन था, अब आइन से डिस्चार्ज होके क्या बनता है? एटम बनता है। तो आप आयोडीन लिखोगे, आयोडीन। यहाँ पर सॉलिड या गैस लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि आयोडीन दोनों फॉर्म में होता है। आयोडीन सॉलिड भी होता है और आयोडीन जो है वो गैस भी होता है, तो इसलिए आयोडीन लिखेंगे, दैट वुड बी एक्सेप्टेबल। हाँ फॉर्मूला लिख सकते हैं, आप चाहें तो फॉर्मूला भी लिख सकते हैं। आप यहाँ लिखते हैं I2 और यहाँ लिखते हैं IH2, ठीक है। क्लियर है भाई? ये मैंने पहले भी बताया था कि कहीं पर अगर उसने नाम पूछा और आप फार्मूला लिख देना तो ये सही हो जाता है, लेकिन कहीं पर फार्मूला पूछा और नाम लिख दे तो गलत होगा। OH होगा ना वो इजी होगा डिस्चार्ज में। नहीं बेटा अरवा, आप जाके कॉन्सेप्ट विजिट करें। कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन है ये। कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन में हमने क्या पढ़ा था कि कंपटीशन तो होता है मुनीजा, लेकिन अगर आपने मेरे लेक्चर सुने हुए अरवा या अटेंड नहीं किए या याद नहीं है तो जाके रिविजिट करें। हम कॉन्सेंट्रेटेड में डिफरेंस भी देखते हैं
याद है सब बच्चों को? सेकंड करेंगे मेरी बात को। डिफरेंस का कॉन्सेप्ट आता है कॉन्सेंट्रेटेड में, और फिर डिफरेंस अगर कम होता है तो डिस्चार्ज रिवर्स होता है, और डिस्टेंस अगर ज्यादा होता है तो डिस्चार्ज रिवर्स नहीं होता। ठीक है, वो सिंपल एक्वस होता था, ठीक है ना, सिंपल एक्वस होता था, जहां पर आपने पढ़ा था कि जो नीचे आता है वो डिस्चार्ज होता है। चलो, शायान की भी जवाब आ गई। आगे देखो बेटा, मोल्टन मैग्नीशियम आयोडाइड। अब मोल्टन की बारी आ गई है। molten magnesium iodide is used electrolyzed using graphite electrode. Construct ionic half equation for the reaction at each electrode when molten magnesium iodide is electrolyzed. बेटा molten magnesium iodide को जरा साथ में वर्किंग कर लेते हैं। मोल्टन है, इसका मतलब कोई कंपटीशन नहीं है। मैग्नीशियम कहां मिलेगा बेटा, बोलो? कैथोड पर। आयोडीन कहां मिलेगा? एनोड पर। यस और नो? ठीक है जी। अब इक्वेशन लिखनी है, इक्वेशन लिखनी है। मैग्नीशियम पॉजिटिव आइन है और आयोडाइड नेगेटिव आइन है, तो बेटा बताइएगा एनोड कैसा इलेक्ट्रोड होता है? पॉजिटिव। और कैथोड कैसा इलेक्ट्रोड होता है बेटा? नेगेटिव। आपने इलेक्ट्रोलिसिस अल्हम्दुलिल्लाह लिखनी सीखी हुई है। तो बेटा आयोडाइड कहां जाएगा, बोलो? आयोडाइड कहां जाएगा? एनोड पर। और एनोड पर याद है नॉन मेटल की इक्वेशन मैंने क्या समझाया था कि हमेशा कैसे लिखते हैं? 2I करके लिखते हैं। नॉन मेटल्स चूंकि डायटोमिक होते हैं तो हमेशा इक्वेशन कैसे लिखी जाती है? 2 करके लिखी जाती है। 2I माइनस है, कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे? एक आयोडीन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, दो के पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? दो इलेक्ट्रॉन होंगे, तो दो इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे एंड कन्वर्ट हो जाएंगे किसमें? आयोडीन में। जबकि यहां कौन जाएगा? मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम क्या करेगा बेटा? इलेक्ट्रॉन बोलो, गेन करेगा, और किस में कन्वर्ट हो जाएगा? मैग्नीशियम मेटल में। आपकी कॉपी में ये दोनों इक्वेशंस आपने लिखी हुई हैं बेटा, याद कीजिएगा। हमने क्या पढ़ा था कि जो आयोडाइड होगा ये एनोड पर जाएगा, तो आयोडाइड नेगेटिव आइन है, और हमने बताया था कि जितने भी नॉन मेटल्स हैं सबकी इक्वेशन, चूंकि आगे जाके आपको I2 फॉर्म करना होता है, ठीक है ना, तो इसलिए जी इसी हाफ इक्वेशन कहते हैं। तो आपने I2 फॉर्म करना होता है, तो आपने 2I की इक्वेशन दी। 2I का, अब एक के पास एक इलेक्ट्रॉन एक्सेस था, डिस्चार्ज होने के लिए टोटल दो इलेक्ट्रॉन एक्सेस हैं, एक एक के पास, दूसरा दूसरे के पास, दोनों इलेक्ट्रॉन लूज हुए तो I2 बन गया। मैग्नीशियम का चार्ज +2 था, इसने दो इलेक्ट्रॉन गेन किए और मैग्नीशियम बन गया। ठीक है जी। अगर एग्जामिनर कहता फुल इक्वेशन लिखनी है तो आप क्या करते? इलेक्ट्रॉन दोनों इक्वेशन की कैंसिल हो जाते हैं, फुल इक्वेशन ये बनती मैग्नीशियम +2, दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लें तो फुल इक्वेशन बन जाएगी। दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लें तो फुल इक्वेशन बन जाएगी। ये आ जाती है फुल इक्वेशन, कि यहां से आप उतारते हैं मैग्नीशियम और आयोडाइड लेफ्ट साइड पर, और यहां से आप उतारते हैं मैग्नीशियम ऑफ आयोडीन राइट साइड पर, इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल हो जाते हैं। मैग्नीशियम आई नहीं लिखेंगे? आई क्यों लिखेंगे बेटा? आयोडाइड लिखोगे ना। मैग्नीशियम आयोडाइड, पेल येलो। अरे आगे मत जाओ, पहले सवाल पे, इस सवाल पे तो रहो अल्लाह के बंदे। ये सवाल अगर आपने इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ा हुआ है तो आप रिलेट कर पा रहे होंगे। आमना, हारिस, अनाबिया, यस और नो गाइस एंड गर्ल्स? शायान, दाऊद, चलो आगे चलो। अलीना, रिलेट हो गया तुमसे ये सवाल? इलेक्ट्रोलिसिस में तो आप भी थे ना अलीना? चलो, अब आता है डिस्क्राइब अ टेस्ट। मैंने कहा था ना बेटा टेस्ट आते हैं, एटीपी में पढ़े थे लेकिन टेस्ट यहां पर भी आ जाते हैं। किसका टेस्ट है? आयोडाइड आइंस का। याद करो, सर ने अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से कराया था। क्या था? आयोडाइड आइन को कैसे टेस्ट करते हैं? और ऑब्जर्वेशन लिखने, ऐड, वेरी गुड, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड एंड देन ऐड, वेरी गुड, सीधा सीधा है, ऐड सिल्वर नाइट्रेट, है ना। और ऑब्जर्वेशन क्या होती थी बेटा? येलो पीपीटीज ऑफ सिल्वर आयोडाइड आर फॉर्म। अगर ये सिल्वर क्लोराइड होता तो कैसी एटीपी बनती? सिल्वर आयोडाइड होता तो क्या बनती? व्हाइट। सॉरी, सिल्वर क्लोराइड होता तो क्या बनती? व्हाइट। सिल्वर ब्रोमाइड होता तो क्या बनती? सिल्वर ब्रोमाइड होता तो क्या बनती? ऑफ व्हाइट। और सिल्वर आयोडाइड है तो क्या बन रही है? पेल येलो। और अगर बेरियम सल्फेट होता तो क्या बनती? बेरियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट होता तो क्या बनती? व्हाइट। बेरियम सल्फेट होता तो व्हाइट। ठीक है, गुड हो गया। तो ये सीधा सीधा टेस्ट था, अगर आपने एटीपी क्लास अटेंड की हुई है तो ये आप आसानी से बता सकते थे। आगे चले बेटा, आयोडाइड आइन रिड्यूसेस मैग्नीज 4 ऑक्साइड टू मैग्नीज 2 आइंस। अब यहाँ इक्वेशन लिखी हुई देखो, यहाँ पर चार्ज कितना लगा हुआ है? -1। और यहाँ पर आयोडीन पर कोई चार्ज नहीं लगा हुआ, इसका मतलब चार्ज क्या है? 0। जी हाँ, एडिया लिखना मैंडेटरी है। एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हाउ आयोडाइड आइंस एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट।
कह रहा है भाई इलेक्ट्रॉन्स के टर्म में बताएं। ये बहुत कॉमन सवाल है, ये कॉमन पैटर्न होता है सवाल का कि आपसे बोलता है कि इलेक्ट्रॉन की टर्म्स में बताएं कि भाई ये ऑक्सीडेशन कैसे कर रहा है, कि या रिडक्शन कैसे कर रहा है, या ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कैसे है, या ये रिड्यूसिंग एजेंट कैसे है, ये ऑक्सीडेशन के टर्म यानी इसके टर्म में बताएं, इलेक्ट्रॉन की टर्म में। तो आप देखें यहाँ पर चार्ज क्या है बेटा, -1 है। -1 से ये क्या हो रहा है, 0। -1 से 0 होने का मतलब क्या हो गया कि इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है या गेन कर रहा है। -1 से 0 होने का मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। तो जब इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो खुद क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज। और ये जो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है ये कौन गेन कर रहा है, मैग्नीज। देखो मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ क्या मेंशन किया हुआ है उसने कि +4 है, और +4 से +2। तो क्या ये नजर आ रहा है कि ये भाई साहब इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं मैग्नीज को, ये भाई साहब इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं मैग्नीज को, और मैग्नीज +4 से फिर किस में कन्वर्ट हो रहा है, +2 में। तो बेटा यही बात लिखेंगे, एज iodide ions as iodide ions are losing electrons which are gained by MnO2. Is that clear? हाइड्रोजन के सेंस में लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते रामेन। जब उसने कहा है कि हाउ आयोडाइड आइन, तो फिर हाइड्रोजन के सेंस में क्यों लिखोगे। तो एज आयोडाइड आयंस आर लूजिंग इलेक्ट्रॉन व्हिच आर गेन्ड बाय MnO2। क्यों रिड्यूसिंग एजेंट है, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं जो कि MnO2 ने गेन कर लिए। जी, नो लाइक आयोडाइड लूजेस टू ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। नहीं बेटा, हाइड्रोजन से लूज कहाँ कर रहा है, हाइड्रोजन तो यहाँ भी +1 है और यहाँ भी +1 ही निकल के आएगा। हाइड्रोजन का तो नंबर चेंज ही नहीं हो रहा। कैन वी राइट ओनली राइट इट लूजेस इलेक्ट्रॉन? यस यू कैन राइट इट लूजेस इलेक्ट्रॉन। लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन होगा। आपने इलेक्ट्रॉन लिखा, आई सॉ इन एग्जामिनर रिपोर्ट ही डिड नॉट गिव मार्क्स ऑन दिस। बेटा मेरे पास अगर एक तो बच्चे है ना, टीचर से भी माशाल्लाह आगे आगे निकल रहे हैं, माशाल्लाह बड़े अच्छे से केमिस्ट्री पढ़ने का फायदा हासिल हो रहा है। नहीं मेरे बच्चे, ऐसा नहीं है। आप इलेक्ट्रॉन लूज करने का लिखेंगे, अगर आप पूरा लिख रहे हैं 1 इलेक्ट्रॉन है तो बहुत अच्छी बात है। जिस सवाल को आप रेफर कर रहे हैं उस सवाल में स्पेसिफिक डिटेल होगी कि भाई कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। ठीक है, -1 to 0 जा रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, 2 आयोडाइड मिलकर 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं। अगर आप लिखते हैं ठीक है, एक नंबर है, एक नंबर में कभी भी कुछ और मसला नहीं होता। आगे चलें। स्टेट द नेम ऑफ द टाइप ऑफ रिएक्शन दैट इन्वॉल्व साइमल्टेनियस ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। हाँ भाई, जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो, क्या कहते हैं इसको, वेरी गुड, रिडॉक्स रिएक्शन। चलो पार्ट ई, phosphorus 3 iodide is produced when phosphorus reacts with iodine. Figure 4.1 shows the dot and cross diagram for a molecule of phosphorus 3 iodide. Show only the outer shell electron. जल्दी से देख लेते हैं, phosphorus कौन से ग्रुप का होता है बेटा, phosphorus का नंबर है 15। पीरियोडिक टेबल से कॉन्फ़िगरेशन करो, क्या होगा 285। इसका मतलब लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, 5 इलेक्ट्रॉन्स है। और इसी तरह क्लोरीन क्या, सॉरी आयोडीन है, आयोडीन ग्रुप 7 का होता है। आयोडीन ग्रुप 7 का, इसका मतलब लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, की ले लोगे इलेक्ट्रॉन्स ऑफ फॉस्फोरस, और क्रॉस ले लो इलेक्ट्रॉन्स ऑफ आयोडाइड। अब बेटा शो करो, तो 1.1 क्रॉस, 1.1 क्रॉस, 1.1 क्रॉस। कितने यूज हो गए फॉस्फोरस के, 1 2 3 फॉस्फोरस के यूज हो गए। कितने थे फॉस्फोरस के पास, फॉस्फोरस के पास कितने थे, 5 थे। तो अब 2 बचे, ये 2 बचे हुए आ गए यहाँ पर। आयोडाइड के पास कितने थे, टोटल 7 थे। एक आयोडाइड ने कितना यूज किया, ओनली 1। कितने बचे, 6। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और 6। यस इट इज कोवेलेंट बॉन्ड बेटा। कैसे पता चला कोवेलेंट बॉन्ड है, नॉन मेटल्स का बॉन्ड है ना बेटा। इट इज अ बॉन्ड बिटवीन नॉन मेटल्स, और ओवरलैपिंग हुई भी है तो इट इज ऑब्वियसली कोवेलेंट बॉन्ड। बेटा अप्रोच समझ में आई, क्या किया, ये ग्रुप 5 का मेटल था, ग्रुप 5 का एलिमेंट था। आखिरी शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स थे, तो एक डॉट क्रॉस ओवरलैप में आ गया, 3 यूज हो गए, 2 बच गए, 2 शो कर दिए। क्लियर है। उसके बाद आयोडाइड वाज फ्रॉम ग्रुप 7, तो एक एक उसने शेयरिंग में यूज कर लिया, 6 उसके पास जो बचे थे वो लिख दिया। इज दैट क्लियर। अनाबिया, शानजे, आमना, हारिस, अली मेहदी, सुफियान, अलीना, एवरीबॉडी एल्स, ताहा, फिजा, इजा, फकीहा, शहीद, सामिया, जुहेर, सारिब। चल
आगे चल, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। और फाइनली मैं सोच ही रहा था ऑर्गेनिक कब आएगी, फाइनली ऑर्गेनिक आ गई। ऑर्गेनिक खोल लो अपने नोट्स में बेटा। ओके, figure 5.1 shows the displayed formula of compound A. On figure 5.1, draw a circle around the functional group that reacts with aqueous bromine. हाँ भाई, दो फंक्शनल ग्रुप है ना इसके अंदर, देखो एक ये फंक्शनल ग्रुप है, कौन सा है ये फंक्शनल ग्रुप है गाइस एंड गर्ल्स? अल्कोहल। और ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? एल्कीन। उसने क्या कहा है कि उसके ऊपर सर्कल ड्रॉ करें जो एक्वस ब्रोमीन से रिएक्ट करेगा। एक्वस ब्रोमीन से कौन रिएक्ट करता है बोलो? ओएच की रिएक्ट करता है क्या? नहीं, क्या रिएक्ट करेगा? तो आप ऐसे सर्कल ड्रॉ कर दोगे। क्लियर? आगे चलो। डिस्क्राइब तक देखो, ये पास पेपर सवाल हैं, ये ईयरली क्वेश्चन हैं, ये कोई मैं घर से आसान आसान क्वेश्चन बना के नहीं लेकर आया हूं। तो मैं इसीलिए पूरे साल बोलता रहा कि सिलेबस पढ़ लो। जिस तरह सिलेबस पढ़ रहे हैं, अल्लाह ने चाहा तो पेपर में रुसवाई नहीं होगी अगर सिलेबस पढ़ा है। अगर सिलेबस पढ़ा नहीं है भाई, जाहिर है कि आपने पूरे साल कंसिस्टेंसी से पढ़ा है, पढ़ाने वाला एक एक्सपीरियंस कैंडिडेट था, तो ऐसा तो नहीं है कि जनाब अली आपको जाके पेपर बिल्कुल ब्लैंक लगेगा। हाँ, पूरे साल पढ़ा ही नहीं है, जब सर पढ़ा रहे थे छुट्टी मार रहे थे, रिविजन की नहीं है, लर्निंग की नहीं है, फिर अल्लाह ही हाफिज है, फिर कुछ नहीं कह सकते। चलो, डिस्क्राइब अ कलर चेंज व्हेन एक्सेस कंपाउंड ए इज एडेड टू फ्यू ड्रॉप्स ऑफ एक्वस ब्रोमीन इन अ टेस्ट ट्यूब। बेटा क्या ये टेस्ट रट्टा मारा हुआ है हम लोगों ने? एक्वस ब्रोमीन का जब टेस्ट होता है तो कलर ऑफ एक्वस ब्रोमीन क्या होता है बेटा बोलो? रेडिश ब्राउन, या आप रेडिश ब्राउन भी लिख सकते हो, आप ऑरेंज भी लिख सकते हो, दोनों एक्सेप्ट हो जाएंगे, रेडिश ब्राउन या। और फिर कलर आफ्टर एडिशन क्या होता है? कलर आफ्टर एडिशन क्या हो जाता है बेटा? इट डीकलराइजेस द ब्रोमीन वाटर, इट विल टर्न कलरलेस। तो इसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो अलग से आ रही है, ये सारी बातें आपको पता है। आगे चलो। डिड्यूस द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द कंपाउंड ए। व्हाट बेटा, व्हाट इज मॉलिक्यूलर फार्मूला? जिसमें टोटल नंबर ऑफ एटम्स आ रहे होते हैं। मुनीजा, बात समझ आ रही है बेटा? टोटल नंबर ऑफ एटम्स आ रहे होते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स क्या करेंगे? टोटल नंबर ऑफ एटम्स क्या करेंगे मेरे बच्चे? आप काउंट कर लो, कितने कार्बन है, देखो काउंट करो, 1 2 3 4। तो कार्बन 4 हो गए। फिर हाइड्रोजन कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8। हाइड्रोजन 8 हो गए, ऑक्सीजन एक ही है। तो क्या हो गया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला? C4H8O। ठीक है ना, सिंपल, उनको काउंट करना है। अब अगर काउंटिंग में भी गलती हो जाए बेटा, फिर तो अल्लाह ही हाफिज है। C4H8O। क्लियर? कंपाउंड ए इज अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। C4H7OH लिखेंगे तो ठीक होगा मेरे बच्चे, वो थोड़ा सा फिर डिपेंड करेगा, क्योंकि मॉलिक्यूलर बोला है ना उसने, तो मॉलिक्यूलर में फिर जरूरी है कि सारे एटम्स को कंबाइन करके लिखें। तो फिर ये एग्जामिनर के मरूने मिन्नत हो जाओगे कि उसको एक्सेप्ट करें या ना करें। इसलिए आई डोंट रिकमेंड कि आप ऐसा करें। वो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, अगर उसने कहा होता है स्ट्रक्चर लिखें, तो फिर आप लिख देते C4H7OH, ऐसे लिख देते। लेकिन चूंकि उसने वाजे तौर पे कमांड दिया है, और ये यही सीखना है, यही गलतियां जो आपने एग्जाम में नहीं करनी है। ठीक है? अच्छा, फिर कहता है कंपाउंड ए इज अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, डिस्क्राइब द मोशन। बेटा ये कहां से आ गया? पार्टिकल नेचर से आ गया। पार्टिकल नेचर ऑफ मैटर से सवाल आ गया कि भाई मोशन कैसी होती है। देखो सवाल में मेंशन किया कि लिक्विड है, लिक्विड की मोशन कैसी होती है और पार्टिकल की सेपरेशन कैसी होती है। जल्दी से बताओ, पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं या करीब होते हैं? पार्टिकल्स दूर होते हैं करीब होते हैं? करीब होते हैं। तो हम क्या लिखते थे पार्टिकल की पैकिंग के बारे में? क्लोजली पैक्ड है। क्लोजली पैक्ड है, यस और नो? क्लोजली पैक्ड है। और फिर मोशन कैसी होती है बेटा? तो क्या गैसेस की तरह आर दे इन रैंडम मोशन? क्या गैसेस की तरह आर इन दे रैंडम मोशन? नो बेटा, इनकी मोशन को हम क्या कहते थे? ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन क्या होती है अगर आप इसका एक्सप्लेनेशन लिखना चाहें तो? स्लाइडिंग ओवर ईच अदर। स्लाइडिंग ओवर ईच अदर, ट्रांसलेटरी इज अ केमिकल वर्ड। और इसी का एक्सप्लेनेशन क्या है कि गैस, जो लिक्विड के पार्टिकल्स होते हैं, चूंकि लेयर होती है, वो एक दूसरे पर स्लाइड कर रहे होते हैं। पार्ट ए रिपीट कर दें, कैन वी से दैट दे आर क्लोजली पैक्ड? मोशन में क्लोजली पैक्ड थोड़ी लिखोगे बेटा, मोशन में तो मोशन लिखोगे ना, सेपरेशन में लिखोगे क्लोजली पैक्ड। तो मैंने क्लोजली पैक्ड भी तो लिखा है। क्लोजली टुगेदर, क्लोजली टुगेदर कोई वर्ड ही नहीं है। ट्रांसलेटिंग का कोई अल्टरनेट है बेटा? यही अल्टरनेट है, आप लिखें स्लाइडिंग ओवर ईच अदर, पार्टिकल मूव, स्लाइड ओवर ईच अदर। ठीक है जी, पार्ट ए रिपीट कर दें। पार्ट ए क्या था? ये वाला, ये बात भाई। टाइटली पैक भी लिख सकते हैं। टाइटली पैक वैसे ज्यादा बेहतर होता है सॉलिड के लिए, आई वुड सजेस्ट क्लोजली क्लोजली पैक लिखें। ये वाला बेटा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखना था, सर्कल, अरे सर्कल करना था फंक्शनल ग्रुप को जो ब्रोमीन से रिएक्ट करता है। तो ब्रोमीन से कौन सा फंक्शनल ग्रुप रिएक्ट करता है? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, उसको सर्कल कर दिया।
नहीं मेरे बच्चे, ये मुझसे रामीन किसी और ने पूछा था, मैंने उस बच्ची को जवाब दिया था, एक बच्ची ने और भी मुझसे पूछा था। ये रामीन एक सवाल पूछ रहे हैं कि समटाइम एग्जाम में लिखता है स्ट्रक्चर फॉर्मूला बनाए और आगे मार्किंग स्कीम में डिस्प्लेड शो हुआ होता है। तो बेटा एग्जामिनर हमेशा मेंशन कर देता है कि भाई शो ऑल दी एटम्स और शो ऑल दी बॉन्ड। अब अगर शो ऑल दी एटम लिखा हुआ है तो फिर सारे शो करेंगे, नहीं तो दोनों एक्सेप्ट हो जाएंगे। ओके, आगे चले भाई। फिगर 5.2 शो द स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड बी। कंपाउंड बी का स्ट्रक्चर शो किया हुआ है। कंपाउंड बी इज पॉलीमराइज। ड्रॉ टू रिपीट यूनिट्स ऑफ द पॉलीमर व्हेन कंपाउंड बी इज पॉलीमराइज। बेटा कौन सी पॉलीमराइजेशन करेगा? देखो कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड है, कौन सी पॉलीमराइजेशन करेगा? बोलो कौन सी पॉलीमराइजेशन करेगा? एडिशन। और क्या मैंने तुम्हें कल भी रिपीट यूनिट बनाकर दिखाए थे? मैंने क्या बताया था? क्या इस पैटर्न में ड्रॉ कर सकते हैं? इस पैटर्न में ड्रॉ करोगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्या करेंगे? इसका पैटर्न चेंज करेंगे। क्या पैटर्न चेंज करोगे? कार्बन कार्बन के डबल बॉन्ड को सेंटर कर लोगे। यस यस और नो? अब देखो राइट वाले कार्बन पे एक हाइड्रोजन लगा हुआ है और एक CH3 लगा हुआ है, तो क्या करोगे? राइट वाले कार्बन पर एक हाइड्रोजन लगा दोगे, यस और नो, और एक CH3 लगा दोगे, जैसे लिखा हुआ है वैसे लिख दो। और इस तरह लेफ्ट वाले कार्बन पे देखो एक H लगा हुआ है और एक CH3 लगा हुआ है, तो लेफ्ट वाले कार्बन पे भी H लगा दो और CH3 लगा दो। वंस यू मेक दिस, अब आपको मालूम है कि जो जो मोनोमर होता है वही, बोलो बेटा, जो मोनोमर होता है वही पॉलीमर भी होता है। यही पढ़ा था हमने कि इसके दो रिपीट यूनिट्स ड्रॉ करने हैं, तो क्या करना होगा? इसी को दो बार ड्रॉ करो, आपस में कनेक्ट कर दो। कैसे कनेक्ट करेंगे? कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड हटा दोगे, कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड हटा दोगे, ये हो जाएगा सिंगल बॉन्ड, ये हो जाएगा सिंगल बॉन्ड, और इनको ऐसे कनेक्ट करोगे आपस में। ये कल भी आया था ना सवाल, 3 रिपीट यूनिट बनाने थे, तो आज भी उसी तरह से करना है। कोई ऐसा थोड़ी कि आज डिफरेंट तरीके से करना है। क्या तरीका था बेटा? बेटा मैं पॉलीमराइजेशन में ये बात बहुत अच्छे से सिखा चुका हूं कि क्या करना होता है। क्या करना था? कल भी बताया था कि इस पैटर्न में ड्राइंग नहीं कर सकते आप। और मैंने कल आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नोट्स खोल के भी थोड़ा सा याद दिलाया था कि आपने जनाब, हाँ CH3 लिख सकते हैं, लेकिन चूंकि इसने खोल के लिखा है तो मैंने उसी पैटर्न को फॉलो किया। इट्स इंपॉर्टेंट लाइक यू डू, और कैन वी कॉपी पेस्ट? कॉपी पेस्ट कैसे करोगे? इस फॉर्म में बना ही नहीं सकोगे, इस फॉर्म में स्ट्रक्चर ही नहीं बना सकोगे। आपको स्ट्रक्चर को कन्वर्ट करना है इस वाली फॉर्म में, इस वाली फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। यही गलती अगर आप करेंगे कि डायरेक्ट इस फॉर्म में बनाना शुरू करेंगे तो अल्टीमेटली कंफ्यूज हो जाओगे। तो क्या तरीका था इसका? बेटा क्लास में भी सिखाया था कि कार्बन कार्बन के डबल बॉन्ड को आपने सेंटर कर लिया, फिर राइट वाले कार्बन को देखो उस पर क्या आ रहा है, एक H आ रहा है और एक CH3 आ रहा है, तो उसको ऊपर नीचे लगा दिया। उसके बाद लेफ्ट वाले कार्बन में भी इसी तरह एक H आ रहा है और एक CH3 आ रहा है, उसको भी ऊपर नीचे लगा दिया। अब जब ये वाला फॉर्मेट बन गया ना, तो इसमें कुछ भी नहीं करना। इसमें आपको क्या करना है? इसी चीज को दोबारा रीड्रॉ करना है, डबल बॉन्ड हटा देना है और डबल बॉन्ड हटाकर आपस में कनेक्ट कर देना है। बेटा अल्मास मैक्रोमोलिक्यूल के मेरे लेक्चर्स जाके देखें, यूट्यूब पे ऑलरेडी डले हुए हैं, ताकि आपको पॉलीमराइजेशन चाहे एडिशन हो या कंडेंसेशन हो, आप मजीद देख लें कि सर ने क्या ट्रिक बताई थी। क्योंकि मेरे ख्याल है पॉलीमराइजेशन तो इतना पप्पू बच्चा था कि जब मैंने कराया था, जब मैं साथ साथ पास पेपर करा रहा था, नो बडी वॉज कंफ्यूज। ठीक है, एवरीबडी वॉज क्वाइट कॉन्फिडेंट। चलें, डिस्क्राइब टू इन्वायरमेंटल चैलेंजेस कॉज्ड बाय द डिस्पोजल ऑफ प्लास्टिक्स। बेटा प्लास्टिक से रिलेटेड सवाल, ये मैं पहले भी जब ऑर्गेनिक के पास पेपर करा रहा था आया था। प्लास्टिक्स का क्या प्रॉब्लम होता है? प्लास्टिक से इन्वायरमेंटल क्या प्रॉब्लम होता है? नंबर वन, जब जमीन में आप इसको गाड़ते हो तो जमीन में ये डिग्रेड नहीं होते, लैंडफिल करते हैं, तो दे आर नॉन बायोडिग्रेडेबल। ये प्लीज अपने नॉलेज में ऐड कर लो। नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। नॉन बायोडिग्रेडेबल का मतलब क्या होता है कि जब जमीन में आप इनको, जैसे ऑर्गेनिक वेस्ट है उसे आप जमीन में डालते हैं, आहिस्ता आहिस्ता वो खत्म हो जाता है, लेकिन प्लास्टिक जो होता है वो जमीन में डालने के बाद भी खत्म नहीं होता। इसको हम कहते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल, कि ये जमीन के अंदर जो है ना डिग्रेड खुद ब खुद नहीं कर रहे होते। जिससे क्या होता है, जिससे प्रॉब्लम क्या क्रिएट होगी, दे विल फिल अप द लैंड साइड्स। जब जमीन में डालेंगे तो लैंड फिल कर देंगे। लैंड फिल्स का मतलब क्या हो गया कि जमीन में जहां जहां आपने प्लास्टिक डाला होगा वहां पर ये जमीन भर जाएगी इवेंचुअली, क्योंकि डिग्रेड तो हो नहीं रहे। और दूसरा क्या होता है मेरे बच्चे, कि मल्टीपल है। दूसरा क्या होता है कि अगर आप इनको जलाएं तो उनके जलाने से क्या होता है, रिलीज टॉक्सिक गैसेस। अगर आप इनको जला के खत्म करना चाहेंगे तो क्या होगा, दे विल रिलीज टॉक्सिक गैसेस इफ बर्न, तो वो इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाती हैं। इसके अलावा ओशंस में भी, वेरी गुड, अगर पानी में प्लास्टिक डाल रहे हैं तो
accumulation of plastics in oceans, और इसको फिर बहुत सारे एक्वेटिक एनिमल्स खा लेते हैं और चोक करके मर जाते हैं, खा लेते हैं और चोक करके मर जाते हैं। तो आपने सारे नहीं लिखने, आपने कोई दो लिखने, आपने कोई दो पॉइंट देने। तो याद रखें प्लास्टिक से रिलेटेड सवाल काफी ज्यादा आता है, तो आपको उसमें ध्यान में रखना है कि चूंकि वो डिग्रेड नहीं होते इसलिए वो लैंडफिल करेंगे, जब इनको जलाएंगे तो ये टॉक्सिक गैसेस रिलीज करेंगे, और अगर आप इनको वैसे डिस्कार्ड कर देंगे तो ये पानी में जाएंगे और पानी को गंदा करेंगे, पॉल्यूट करेंगे, और जो पानी के एनिमल्स होते हैं वो इनको अपना फूड समझ के खाएंगे, प्लास्टिक उनके नेक में चोक कर देगा, इवेंचुअली वो मर जाएंगे। नहीं बेटा, गैस में नाइट्रोजन तो टॉक्सिक होती ही नहीं है बेटा, उमैमा नाइट्रोजन तो टॉक्सिक होती ही नहीं है, नाइट्रोजन तो अल्लाह ताला ने एटमॉस्फेयर में वैसी ही रखी हुई है, तो दे रिलीज अदर टॉक्सिक गैसेस। कैन वी से दे आर बायोडिग्रेडेबल, सो दे फिल। बेटा नहीं, बायोडिग्रेडेबल होंगे तो बेटा डिग्रेड हो जाएंगे ना, ये तो गलत हो जाएगा। बायोडिग्रेडेबल होने का मतलब है कि वो डिग्रेड हो गया, जब वो डिग्रेड हो जाता है तो डिकम्पोज हो गया, फिर तो लैंडफिल क्यों करेगा। नॉन बायोडिग्रेडेबल लिखोगे। प्लास्टिक से नाइट्रस ऑक्साइड्स बनेंगी, नहीं बेटा ऐसा नहीं लिखोगे, वो नाइट्रोजन से बनती है, कार इंजन में बनती है, कार एग्जॉस्ट में बनती है, कार एग्जॉस्ट में बनती है। सर प्लास्टिक बर्निंग इज इनकम्प्लीट कंबशन, यस इट इज इनकम्प्लीट कंबशन, लेकिन प्लास्टिक से रिलेटेड आपने टॉक्सिक गैसेस लिखनी है, गैसेस का नाम मेंशन नहीं करना, क्योंकि गैसेस अलग अलग तरह की होती हैं, वो आपके सिलेबस में नहीं है। अगर एग्जाम में पूछे सोल्यूशन क्या है, तो बेटा प्लास्टिक का सोल्यूशन क्या है कि कम से कम प्लास्टिक पर, प्लास्टिक की चीजों को कम से कम यूज करें, और जो प्लास्टिक दुनिया में बन गया है उसको रिसाइकल करें। सोल्यूशन क्या है कि प्लास्टिक को रिसाइकल करें और ज्यादातर प्लास्टिक के ऑल्टरनेटिव्स पे शिफ्ट हो, ऐसी चीजों पे शिफ्ट हो जिसमें प्लास्टिक जो बगैर प्लास्टिक के बनाई जा रही है, ठीक है, जो बायोडिग्रेडेबल हो, या प्लास्टिक को रिसाइकल करें, यानी जो प्लास्टिक बन गया है तो प्लास्टिक को जाया ना करें, जब वो इस्तेमाल हो जाए तो उसको रिसाइकल करके दोबारा इस्तेमाल करने के काबिल बना लें। क्लियर है बेटा, आगे चलें, ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया, आगे मूव कर रहा हूं बेटा, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। सोल्यूशन बच्चा पूछ रहा था तो मैंने सोल्यूशन बताया। सोल्यूशन क्या है कि अगर प्लास्टिक को कहते तो आप कहेंगे यूज बायोडिग्रेडेबल ऑल्टरनेटिव्स। अगर एग्जाम में पूछता कि सोल्यूशन क्या है तो आप बोलेंगे यूज बायोडिग्रेडेबल ऑल्टरनेटिव्स, आप बायोडिग्रेडेबल ऑल्टरनेटिव यूज करें और रिसाइकल करें प्लास्टिक को, रिसाइकल प्लास्टिक प्रोडक्ट्स, जो प्लास्टिक प्रोडक्ट्स हैं उनको जाया ना करें बल्कि उनको रिसाइकल कर लें, ये दो सोल्यूशन है, इससे आप बच जाएं। ठीक है, तो एक आखिरी बार मैं कंक्लूड कर दूं, प्लास्टिक जो है दुनिया का एक बहुत बड़ा मसला बनता जा रहा है, क्योंकि ये बायोडिग्रेड नहीं होता, जमीन में जब आप इसको फेंक देते हैं तो ये खुद ब खुद बाकी चीजों की तरह, जैसे मुर्दा दफना के आते हो तो खुद ब खुद खत्म हो जाता है ना भाई, प्लांट है, अगर डेथ हो गई खुद ब खुद डिग्रेड हो जाता है, तो प्लास्टिक इस तरह से डिग्रेड नहीं होता, जिसकी वजह से ये लैंडफिल कर रहा है, अगर जलाएं तो टॉक्सिक गैसें रिलीज होती हैं, ओशंस में जंप हो रहा है तो एक्वेटिक एनिमल्स इसको खा रहे हैं और इवेंचुअली चोक करने की वजह से मर रहे हैं। तो ये सारे प्रॉब्लम है। सोल्यूशन ये है कि आप प्लास्टिक पर अपना रिलायंस कम करें, और अगर प्लास्टिक की जो चीजें बन गई हैं उनको रिसाइकल करें। नहीं बेटा, जब पूछेगा तो लिखेंगे हमजा, ये बात मैं कई दफा बता चुका हूं कि कुछ भी आपने 30 मार खान नहीं बनना होता, जो चीज पूछेगा बस वो लिखनी है, जो नहीं पूछी वो नहीं लिखनी। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। ओके, रिवर्सिबल रिएक्शन का एरो नजर आ गया मुझे, इसका मतलब है वही चैप्टर आ गया जो हमने भी कुछ दिन पहले रिवाइज किया था। स्टीम रिएक्ट्स विद कार्बन टू प्रोड्यूस कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन, द फॉरवर्ड रिएक्शन इज एंडोथर्मिक। बता दिया उसने कि रिएक्शन क्या है, बोलो, एंडोथर्मिक है। एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ बॉन्ड मेकिंग एंड बॉन्ड ब्रेकिंग व्हाई दिस रिएक्शन इज एंडोथर्मिक। बेटा आपको ये पास पेपर जब हमने एक्सो एंडो वाला किया था तब इसके साथ प्रैक्टिस किया था, याद दिलाता हूँ, थोड़ा रिवाइज करा देता हूँ। देखो जब एक केमिकल रिएक्शन होता है तो रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट है, रिएक्टेंट साइड पर हमेशा क्या होती है बेटा बोलो, बॉन्ड ब्रेकिंग होती है, और प्रोडक्ट साइड पर हमेशा क्या होती है बेटा बोलो, बॉन्ड फॉर्मेशन होती है। बेटा पार्टिसिपेट करो। रिएक्टेंट में पुराने बॉन्ड टूटते हैं और प्रोडक्ट में नए बॉन्ड बनते हैं। अब ये वाला प्रोसेस हमेशा एंडोथर्मिक होता है और ये वाला प्रोसेस हमेशा क्या होता है, एक्सोथर्मिक होता है। अब ओवरऑल रिएक्शन एक्सो है या एंडो कैसे पता चलेगा, अगर ज्यादा एनर्जी बॉन्ड ब्रेकिंग में चली गई है और यहां जो बॉन्ड बने हैं उसमें कम एनर्जी मिली है, मोर एनर्जी गई है बॉन्ड तोड़ने में, लेस एनर्जी मिली है बॉन्ड बनाने में, तो ओवरऑल प्रोसेस कैसा हो जाएगा बेटा बोलो, एंडो। और अगर अगर
ज्यादा एनर्जी यहां पर मिली है, रिलीज ज्यादा हुई है, और यहां पर जो एनर्जी दी थी वो लेस है, तो ओवरऑल प्रोसेस कैसा हो जाएगा? एक्सो। यस और नो? तो इसका ताल्लुक होता है इस चीज पर। अब इसी बात को वो एग्जाम में पूछता है, इसका रटा रटा आंसर है, फिक्स आंसर है। क्या होगा? वो कहता है बॉन्ड मेकिंग और बॉन्ड ब्रेकिंग की फॉर्म में बताएं कि ये एंडोथर्मिक क्यों है। भाई एंडोथर्मिक इसका मतलब क्या है कि मोर एनर्जी बॉन्ड ब्रेकिंग में गई है या ज्यादा एनर्जी रिलीज हुई है? व्हाट डू यू थिंक? ज्यादा एनर्जी। तो आप क्या कहोगे? मोर एनर्जी इज यूज्ड इन बॉन्ड ब्रेकिंग and less energy is released in bond formation. ठीक है जी? मोर एनर्जी बॉन्ड ब्रेकिंग में जाएगी और लेस एनर्जी जो है वो बॉन्ड, ये फिक्स आंसर है, एमसीक्यू में भी आता है। अगर ये एक्सो होता तो क्या जवाब होता? हम कहते हैं मोर एनर्जी इज रिलीज इन बॉन्ड फॉर्मेशन एंड लेस एनर्जी इज यूज इन बॉन्ड ब्रेकिंग। इज दैट क्लियर गाइज एंड गर्ल्स? स्ट्रॉन्गर बॉन्ड, वीकर बॉन्ड नहीं बेटा, एनर्जी के ऊपर एक्सप्लेन करना है। आप एड ऑन कर सकते हो कि मोर एनर्जी इज यूज्ड इन बॉन्ड ब्रेकिंग एज द बॉन्ड्स आर स्ट्रॉन्गर एंड लेस एनर्जी, एड ऑन होगा, मार्क्स इसी के ही है, मोर एनर्जी और लेस एनर्जी। अब एड ऑन करके लिख दो तो खैर, एनर्जी इज एब्जॉर्ब, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। द ट्रांसफर ऑफ थर्मल एनर्जी इन अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड इंथैल्पी चेंज। इंथैल्पी चेंज क्या होता है? डेल्टा एच। राइट द सिंबल फॉर इंथैल्पी चेंज इंक्लूडिंग द साइन फॉर एन एंडो। अबे क्या सवाल है ये? इंथैल्पी चेंज का सिंबल क्या होता है बेटा? बोलो। डेल्टा एच। और कह रहा है इसका साइन लिखें एंडोथर्मिक के लिए, तो एंडोथर्मिक के लिए क्या होता है? डेल्टा एच पॉजिटिव होती है कि नेगेटिव होती है? डेल्टा एच एंडोथर्मिक के लिए क्या होती है? पॉजिटिव। ठीक है, तो डेल्टा एच लिखोगे, पॉजिटिव लिख दोगे। क्लियर? आगे चलो। carbon monoxide, water and carbon dioxide are formed during incomplete combustion of carbon containing fuels. Name one other substance formed during incomplete combustion of carbon containing fuel. हाँ भाई, कह रहा है वाटर बन रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड बन रही है, कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है। एक और कब सब्सटेंस बताएं जो इनकम्प्लीट कंबशन में बनता है? जी, कार्बन मोनोऑक्साइड के अलावा, वाटर के अलावा, कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा और क्या बनता है? कार्बन। या इसको क्या कहते हैं? कार्बन सूट। कार्बन सूट, कार्बन पार्टिकल्स। यस और नो? ओके। उसके बाद क्या कहता है? स्टेट वन एडवर्स इफेक्ट ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। हाँ भाई, एयर एटमॉस्फेयर की रिकॉर्डिंग सबने सुनी हुई है। कार्बन मोनोऑक्साइड का क्या नुकसान होता है? बायोलॉजी वालों को भी मालूम है, केमिस्ट्री वालों को भी मालूम है। क्या होता है? इट इज, इसको ऐसे लिखोगे, इट इज बायोलॉजिकली टॉक्सिक फॉर ह्यूमन बींग्स। अब पेपर आपका बायोलॉजी का होता तो बायोलॉजी वाले बताते कि टॉक्सिक कैसे है, लेकिन चूंकि केमिस्ट्री है तो आपको इसके अलावा कोई जुमला लिखने की जरूरत नहीं है। इट्स टॉक्सिक फॉर ह्यूमन बींग्स। और इसका बायोलॉजी वाले जवाब जानते हैं कि ये हीमोग्लोबिन पर कंबाइन हो जाती है, ऑक्सीजन को कंबाइन नहीं होने देती। लेकिन ये बायोलॉजी का पेपर नहीं है, ये केमिस्ट्री का पेपर है, इसीलिए बस आप क्या लिखोगे? इट इज बायोलॉजिकली टॉक्सिक फॉर ह्यूमन बींग्स। ठीक है जी? रेस्पिरेशन पर देखो, ज्यादा मैंने क्या कहा, बायोलॉजी बायोलॉजी जो है वो इन्वॉल्व नहीं करनी है। हाँ, इट इज टॉक्सिक फॉर ह्यूमन बींग्स भी लिख सकते हो। कैन वी से इट्स अ टॉक्सिक गैस? यस यू कैन से। चलो। ओह, हाइड्रोजन इज यूज इन हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। हाँ भाई, हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल पढ़ा हुआ है हमने कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को कंबाइन करते हैं और क्या बनता है? वाटर बनता है। बहुत सारी क्या रिलीज होती है बेटा? बोलो। एनर्जी रिलीज होती है। मैं रिवाइज करा देता हूँ, इसके फायदे नुकसान याद है? फायदा क्या होता है इसका? कि इसमें कोई इन्वायरमेंटल पोल्यूटेंट नहीं बनता। जो कार्बन वाले फ्यूल्स होते हैं, जब कार्बन वाले फ्यूल्स को हम जलाते हैं तो हमें क्या मिलती है? कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है। यस और नो? कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है। लेकिन 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 जब हम हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल को जलाएंगे तो हमें कोई भी बायोलॉजिकली टॉक्सिक प्रोडक्ट नहीं मिलता। कोई भी बायोलॉजिकली टॉक्सिक प्रोडक्ट नहीं मिलता, और एनर्जी भी ज्यादा मिलती है। और नुकसान क्या होता है इसका? नुकसान क्या होता है? व्हाई आर वी नॉट यूजिंग हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल कमर्शियली? इसको कमर्शियली क्यों यूज नहीं कर रहे? तो मैंने आपको बताया था कि हाइड्रोजन अगर लीक हो जाएगी तो ये धमाका कर सकता है। ठीक है जी? हाइड्रोजन अगर लीक हो जाएगी तो ये धमाका कर सकता है, और इस पर खर्चा बहुत ज्यादा होता है, इसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है। यस और नो? ठीक है?
तो आए जरा इसको लिखते हैं। क्या सवाल पूछा इसने? डिस्क्राइब टू एडवांटेजेस ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। दो एडवांटेजेस बताने हैं कंपेयर टू गैसोलीन पेट्रोल। तो पहला पहला एडवांटेज क्या है? वाटर इज द ओनली प्रोडक्ट which is not harmful. दूसरा, हायर एनर्जी इज ऑब्टेन्ड, ज्यादा एनर्जी मिलती है आपको हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल से। अब यहाँ नेगेटिव नहीं पूछे, अगर नेगेटिव पूछे होते तो फिर मैं बताता कि ये एक्सपेंसिव होगा और इसमें धमाके का खतरा, हाइड्रोजन हाईली फ्लेमेबल है तो इसमें धमाके का खतरा बहुत ज्यादा होगा। यस और नो? इट्स तूबा, इट्स नॉट कॉस्ट इफेक्टिव। भाई क्या लिख रहे हो? इट्स नॉट कॉस्ट इफेक्टिव। ये वाटर प्रोड्यूस करती है जो पोल्यूटेंट नहीं है, और दूसरा ये क्या नाम है, ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड कर सकता है। Difficult to store and manage, yes Ramin, that could be a disadvantage. Difficult to store and manage, that could be a disadvantage. Clear है guys and girls? Clear है? जी बेटा अली मेहंदी, यही मतलब है कि इट्स मोर एक्सोथर्मिक, इट्स मोर एक्सो। ये तो हमने सीधा सीधा चैप्टर में पढ़ा हुआ है ना बेटा, इसमें कोई लॉजिक मतलब अलग से ऐड ऑन थोड़ी है। ये सारी डिटेल आप चैप्टर में पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रोलिसिस के एंड पे कराया था इसको। चलें नेक्स्ट, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया भाई। फाइनली मोल्स आ गए, मोल्स, फाइनली मोल आ गए। शायद कह रहे हैं मोल एनर्जी कैसे बनती है बेटा? हाइड्रोजन का जो बॉन्ड होता है ना बहुत मजबूत होता है, ऑक्सीजन का बॉन्ड भी बहुत मजबूत होता है। जब मजबूत बॉन्ड टूटते हैं तो इवेंचुअली ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है, बस ज्यादा रिलीज होती है, याद रखो। चलो आगे चलें। डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अब आ गया देखो, मोल आ गया, मोल, और वही रेशो वेशो मुझे पहले से नजर आ रहा है। A student titrate 20 cm cube of 0.025 मोल cube of सोडियम कार्बोनेट। ये क्या दिया हुआ है बेटा, जल्दी बताओ। ये आ गया वॉल्यूम, और ये क्या आ गई, कॉन्सेंट्रेशन। यस और नो? वॉल्यूम और कॉन्सेंट्रेशन, वी और सी आ गया किसका, सोडियम कार्बोनेट का। विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड यूजिंग मिथाइल ऑरेंज एज एन इंडिकेटर। मिथाइल ऑरेंज आपके सिलेबस का इंडिकेटर है, ठीक है ना। अब वॉल्यूम ऑफ 15.5 cm क्यूब ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये किसका वॉल्यूम दिया हुआ है? ये किसका वॉल्यूम है? HCl का। और ऊपर किसका वॉल्यूम गिवन था? ऊपर किसका वॉल्यूम गिवन था बेटा? दिस वाज सोडियम कार्बोनेट। पार्टिसिपेट करो। reacts exactly with 0.0250 मोल पर डीएम क्यूब ऑफ सोडियम कार्बोनेट। वो कह रहा है भाई इसका वॉल्यूम इससे रिएक्ट कर जाएगा। कैलकुलेट द कंसंट्रेशन इन मोल पर डीएम क्यूब ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कंसंट्रेशन कैलकुलेट करनी है, 3 नंबर की वर्किंग है बेटा, 3 नंबर की वर्किंग है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? मुझे भाई देखो कल जो हमने किया ना उसमें स्टेप बाय स्टेप उसने कराया था, यहां पर आपको खुद करना पड़ेगा। आपको क्या निकालना है, खुद सोचो। कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है, फॉर्मूला क्या होता है, C इंटू वी अपॉन 1000। और यहां से फॉर्मूला कॉन्सेंट्रेशन के लिए बनाओगे तो क्या होगा, N इंटू 1000 अपॉन V। क्या हमारे पास HCl का वॉल्यूम मौजूद है? बोलो जल्दी जल्दी, क्या हमारे पास HCl का वॉल्यूम मौजूद है? यस और नो? लेकिन क्या हमारे पास HCl के मोल्स मौजूद हैं? क्या हमारे पास HCl के मोल्स मौजूद है कहीं पर? नहीं है। तो इसका क्या मतलब हुआ, पहले हमें क्या करना होगा बेटा, ये वाला डेटा यूज करना होगा। सवाल समझ आ गया? सवाल की अप्रोच, अब तो रट्टा भी लग जाएगा। पहले Na2CO3 जिसका डेटा पूरा दिया हुआ है वहां से शुरू करेंगे। तो सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स किसके निकाल रहा हूं मैं, Na2CO3 के। कैसे निकलेंगे बेटा, बताते जाओ। N इज इक्वल टू CV अपॉन 1000। C की जगह 0.0250 इंटू V की जगह 20 डिवाइडेड बाय 1000। आंसर बताओ, नंबर ऑफ मोल्स कितने आ रहे हैं Na2CO3 के? इज इट 0.0005 एवरीबॉडी? ठीक है, गुड हो गया। अब उसके बाद आप क्या करोगे, रेशो निकाल लोगे। किसके दरमियान रेशो लोगे, Na2CO3 का रेशो किसके साथ लोगे, HCl के साथ, ताकि इसके मोल्स आ जाए। अब क्या रेशो है बेटा, 1:2, 1:2। इसके मोल्स हैं 0.005, रेशो X। तो क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स HCl के कितने आ रहे हैं बेटा, नंबर ऑफ मोल्स HCl के कितने आ रहे हैं गाइस एंड गर्ल्स, 0.001। ओके, अब नंबर ऑफ मोल्स आ गए तो कॉन्सेंट्रेशन निकाल सकते हैं, यस और नो? कॉन्सेंट्रेशन निकाल सकते हैं। फॉर्मूला क्या है कॉन्सेंट्रेशन का, N इंटू 1000 अपॉन V।
नंबर ऑफ मोल्स की जगह 0.001 मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम कितना था 15.5। सॉल्व करो, आंसर बताओ। बेटा वर्किंग ऐसी क्लैरिटी से करना, घिसपिच नहीं करके आ जाना एग्जाम में। याद रखना 3 में से 2 नंबर वर्किंग के हैं, 1 नंबर आंसर का है। क्या आ रहा है 0.0645। 0.0645 डीएम क्यूब नहीं भाई, सीएम क्यूब। अल्लाह के बंदो, आंसर अलग अलग क्यों बता रहे हो तुम लोग? आंसर क्या आ रहा है एक बच्चा बताओ। 0.0645 मोल पर डीएम क्यूब, ठीक है, मोल पर डीएम क्यूब। बेटा मोल के सवाल 50 दफा अभी कर चुके हैं, टाइट्रेशन बेस्ड मोल में भी कर चुके हैं सब। नहीं बेटा ये पेंसिल से नहीं करेंगे, ये पेन से करेंगे। दिस इज ऑल डन विद पेन, ओनली डायग्राम्स आर डन विद पेंसिल। 0.065 ही आ रहा है, 645 ही आ रहा है। 0.0645 आ रहा है या 645 आ रहा है? 0.645 आ रहा है, ठीक है। 0.0645। बेटा क्या किया देखो, आपको पहले डेटा दिया हुआ था कॉन्सेंट्रेशन, मुनीजा समझ आइए बात। ये वॉल्यूम दिया हुआ था, ये कॉन्सेंट्रेशन दी हुई थी किसकी, Na2CO3 की। तो पहले उसके मोल निकाल लिए, यही पढ़ा था ना हमने कि गिवन डेटा के पहले मोल निकालते हैं। लेकिन सवाल में हमें कॉन्सेंट्रेशन किसकी निकालनी थी, HCl की निकालनी थी। तो फिर क्या किया, फिर जिसके इसके मोल्स आ गए तो Na2CO3 के मोल से HCl के मोल्स पे जंप किया, वही स्टेप तो फॉलो कर रहे हैं। Na2CO3 के मोल से HCl के मोल्स पे जंप किया, रेशो बनाया, रेशो बनाया 1:2 का रेशो था, उससे हमें HCl के मोल्स मिल गए। अब HCl की कॉन्सेंट्रेशन निकालनी थी, कॉन्सेंट्रेशन का फॉर्मूला क्या था, N इज इक्वल टू CV अपॉन 1000 के फॉर्मूले को हमने कन्वर्ट किया है C के लिहाज से, तो फॉर्मूला बन गया N मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइड बाय V। और उसके बाद सॉल्व किया तो आंसर आ गया 0.0645। बेटा 0.0645 ही आ रहा है। अलीना आपने मिस्टेक की है, कहीं कन्वर्जन में घमंड मार दिया होगा। 0.0645 ही आंसर है। क्लियर एवरीबॉडी? ये मोल्स की कोई मुश्किल सवाल नहीं है बेटा, यही सवाल है तो पूरे पूरे चैप्टर में प्रैक्टिस किए हैं। यही सवाल की ही तो पूरी प्रैक्टिस की है, और क्या किया। चलें आगे चलते हैं। स्टेट द कलर ऑफ मिथाइल ऑरेंज इन अल्कलाइन सोल्यूशन। बेटा क्या पढ़ाया था मिथाइल ऑरेंज के कलर के बारे में, याद है कि इसकी पीएच 4 पर चेंज होती है, 4 से पहले रेड होती है और 4 के बाद येलो होती है। तो बताओ अल्कलाइन में कैसी होगी बेटा, बोलो। येलो, वेरी गुड। अल्कलाइन में कैसा होगा, येलो। तो कलर पूछा था, देखो याद रखो, आपके सिलेबस का सवाल आएगा तो आपको बताएगा नहीं, तो येलो। चलो, राइट द फॉर्मूला ऑफ द आयन प्रेजेंट इन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अल्कलीज। कि अल्कली में कौन से आयन मौजूद होंगे। हाँ भाई, अल्कली सोल्यूशन है, अल्कलाइन सोल्यूशन है, बेसिक सोल्यूशन है, तो बेसिक सोल्यूशन में कौन से आयन होते हैं जिसकी वजह से बेसिसिटी होती है। वेरी गुड। आप या तो OH माइनस लिखोगे या हाइड्रो ऑक्साइड लिखोगे, फॉर्मूला लिखा हुआ है, बल्कि लिखा हुआ है फॉर्मूला, तो फिर फॉर्मूला लिखोगे। OH माइनस, सिर्फ OH नहीं लिखोगे बेटा, OH लिखोगे वो तो अल्कोहल हो जाएगा। OH माइनस लिखने पर नंबर मिलेगा। अगर आपने सिर्फ OH लिखा तो नंबर नहीं है, जीरो है, जीरो। OH माइनस लिखोगे तो नंबर मिलेगा। ठीक है, सिर्फ नेगेटिव लिख दें अगर, हाँ नहीं नेगेटिव क्या मतलब, यही है ना OH, ये ऐसे लिखोगे तो नंबर मिलेगा। अगर आप सिर्फ यूं लिख के आ गए OH, तो ये तो अल्कोहल का OH हो गया, इसमें नंबर नहीं मिलेगा। सही है, चलो आगे चलो, फिर मोल का सवाल आ गया। कैलकुलेट दी वॉल्यूम, कैलकुलेट, अब तो क्या कह रहा है, वॉल्यूम किसका, कार्बन डाई ऑक्साइड का, किसमें, सीएम क्यूब में। व्हेन 2 पॉइंट, बच्चों वाले सवाल है, व्हेन 2.65 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कहता है भाई इसका कितना मास रिएक्ट करे। मेरे क्लास वाले सवाल है बेटा ये सारे, आपने क्लास में इससे मुश्किल सवाल किए हुए। 2.65 ग्राम है सोडियम कार्बोनेट, और क्या बताना है बेटा, वॉल्यूम बताना है कार्बन डाइऑक्साइड का। क्या तरीका होता था कि जो गिवन डेटा होता है पहले इसको किसमें कन्वर्ट करते हैं, बोलो। गिवन डेटा को किसमें कन्वर्ट करते हैं, मोल्स में। फिर मोल टू मोल रेशो लेते हैं, और फिर क्या करते हैं, इसको रिक्वायर्ड वैल्यू में चेंज कर देते हैं। तो बेटा सॉल्व करें, 2.65 को इसके MR से डिवाइड करो, MR निकालो, इसका मोल में कन्वर्ट करो, सॉल्व कर दूं। सबसे पहले क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स बनाएंगे, मास अपॉन MR। मास की जगह क्या रखा,
2.65 अपॉन MR कितना आ रहा है 106, डिवाइड करो कितना आ रहा है, डिवाइड करके कितना आ रहा है 0.025 आ रहा है। एवरीबॉडी प्लीज पार्टिसिपेट। ओके 0.025 आ गया। अब उसके बाद क्या करोगे, रेशो लोगे। रेशो कितना है, Na2CO3 रेशो CO2 कितना रेशो है 1:1 है। तो मोल्स कितने आ जाएंगे CO2 के, सेम ही आ जाएंगे 0.025। इज दैट क्लियर। उसके बाद आपने वॉल्यूम निकालना था, गैस है CO2 क्या होती है गैस, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, वॉल्यूम अपॉन 24,000। मोल्स आपने निकाले में 0.025, ये यहां जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 24,000 इज इक्वल टू वॉल्यूम। तो वॉल्यूम कितना आ रहा है 600, यहां आपने लिख दिया 600। सबका आंसर आ रहा है 600 या नहीं आ रहा। चलो बेटा वही वर्किंग फ्लो की है। पहले हमने गिवन डेटा को मोल में कन्वर्ट किया, फिर मोल टू मोल रेशो लिया, और रेशो लेने के बाद जो रिक्वायर्ड था उसमें फॉर्मूला लगा के आंसर निकाल लिया। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन, नो नॉट नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्वेश्चन इज स्टिल कंटिन्यू। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, डिफाइन द टर्म स्ट्रॉन्ग इन द फेज ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड। हाँ भाई स्ट्रॉन्ग क्या होता है, एसिड विच कंप्लीटली आयोनाइजेस, यस और नो। जो एसिड कंप्लीटली आयनाइज कर जाता है या कंप्लीटली डिसोसिएट कर जाता है, कोई भी एक वर्ड लिखोगे, एसिड विच कंप्लीटली आयोनाइजेस और कंप्लीटली डिसोसिएट इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग एसिड। और वीक क्या होता है, जो पार्शियली डिसोसिएट होता है, यस और नो। चलो कंप्लीटली आयोनाइजेस इन एक्वस सॉल्यूशन, बिल्कुल ठीक है। एसिड विच कंप्लीटली डिसोसिएट इन एक्वस सॉल्यूशन, पूरा लिखेंगे, ठीक है पूरा लिखेंगे, इन एक्वस सॉल्यूशन। आगे चलो, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन कंट्रीब्यूट टू एसिड रेन। बेटा एसिड रेन कहां पड़ा है, एयर एंड एटमॉस्फेयर में आपने कवर किया है। स्टेट वन अदर एडवर्स इफेक्ट ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की ऑक्साइड से क्या मसले होते हैं, एक तो एसिड रेन उसने बता दिया, दूसरा क्या होता है बेटा, दूसरा क्या होता है, फोटो केमिकल स्मॉग। ये जो आप लाहौर में देख रहे हैं इतना स्मॉग होता है, लाहौर में आप देख रहे हो इतना स्मॉग होता है, ये भी नाइट्रोजन की ऑक्साइड्स का ही नतीजा है। ठीक है, इसके अलावा अगर आप इसको इनहेल कर लो तो सांस के मसले पैदा होते हैं। तो अगर किसी बच्चे को स्मॉग याद नहीं आ रहा तो वो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स भी लिख सकता है, वो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स भी लिख सकता है। तो यू कैन राइट फोटो केमिकल स्मॉग, यू कैन राइट रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, और यू कैन राइट एसिड रेन। लेकिन एसिड रेन तो यहां लिखा हुआ था इसलिए एसिड रेन यहां पर नहीं लिखेंगे। फॉग नहीं बेटा, फॉग होती है पानी की, फॉग तो विंटर में होती है, पानी की वजह से जो सुपर सैचुरेशन ठंडा हो जाता है पानी के वेपर्स। स्मॉग पोल्यूशन है, फॉग पोल्यूशन थोड़ी है। फॉग तो ह्यूमिडिटी बढ़ने की वजह से होती है, स्मॉग पोल्यूशन की वजह से होती है। तो ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन जो है वो पोल्यूट करती है एनवायरमेंट। आगे चले, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन आर रिमूव फ्रॉम कार एग्जॉस्ट बाय द कैटालिटिक कन्वर्टर। बेटा कैटालिटिक कन्वर्टर की वर्किंग आपको याद है, कैटालिटिक कन्वर्टर क्या करता है, अगेन ये एयर एटमॉस्फेयर का सवाल है। क्या करता है कि कार के एग्जॉस्ट में एक ये पोल्यूटेंट बन रहा है और एक ये पोल्यूटेंट बन रहा है, ये दोनों एक दूसरे को भिड़ा देता है, इसका ऑक्सीजन इसको दे देता है। जब इसका ऑक्सीजन उसको दे देगा तो क्या होगा, जब इसका ऑक्सीजन उसको दे देगा तो क्या नतीजा मिलेगा कि मेरे बच्चे आपको कार्बन मोनो से क्या मिल जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाएगी। कार्बन मोनोऑक्साइड से क्या मिल जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड, और नाइट्रोजन से ऑक्सीजन छिन गया तो ये नाइट्रोजन बन जाएगी। अब नाइट्रोजन टॉक्सिक नहीं होती, इट्स नॉन टॉक्सिक। नाइट्रोजन तो हवा में शामिल है ना, नाइट्रोजन की ऑक्साइड टॉक्सिक होती है, नाइट्रोजन खुद टॉक्सिक नहीं होती। तो आपको एक नाइट्रोजन मिल जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी जो कि लेस टॉक्सिक होती है कार्बन मोनोऑक्साइड के मुकाबले में। और बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 लगा दोगे। इज दैट क्लियर। चल ये सीधा सीधा रिएक्शन का सवाल कंप्लीट हो गया। अब आ जाता है 8वां सवाल। अरे भाई कितने सवाल हैं, ओ खैर, ओके 2 सवाल रह गए बस। ठीक है जी, 2 सवाल। बेटा उसने ये थोड़ी पूछा था कि क्या यूज होता है, उसने रिएक्शन पूछा था। कैटेलिटिक कन्वर्टर में कैटलिस्ट कौन होता है, कैटेलिटिक कन्वर्टर में कैटलिस्ट कौन होता है, प्लैटिनम। अगर वो पूछता कि प्लैटिनम कैटलिस्ट कौन सा यूज होता है तब आप प्लैटिनम लिखते हैं ना। अभी तो उसने बोला कि रिएक्शन कंप्लीट करो, तो रिएक्शन कंप्लीट करने में प्लैटिनम लिख के आ जाओगे क्या, एनओ के साथ 2 क्यों नहीं।
बेटा एन के साथ तो टू लगा, बैलेंसिंग की है ना बेटा। नाइट्रोजन तो यहाँ दो दो ऑलरेडी है ना, तो फिर यहाँ क्यों टू लगाएंगे? नाइट्रोजन तो दो ऑलरेडी है यहाँ पर, कार्बन दो थे और ऑक्सीजन दो और दो चार थे, तो इसलिए यहाँ पर टू लगाया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, रिवर्सिबल रिएक्शन आ गया भाई फाइनली। द इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड विद हाइड्रोजन एट हाई टेम्परेचर इन क्लोज कंटेनर शोन। द फॉरवर्ड रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। ये बता दिया उसने कि फॉरवर्ड रिएक्शन कैसा है, एक्सोथर्मिक है। चलो, प्रिडिक्ट एंड एक्सप्लेन द इफेक्ट इफ एनी ऑन द पोजीशन। अब देखो ये स्पीड पे इफेक्ट पूछ रहा है या पोजीशन पे पूछ रहा है? पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम पे पूछ रहा है, स्पीड पर नहीं पूछ रहा। हमने क्या पढ़ाया था कि स्पीड पे सवाल होगा तो आंसर अलग तरीके से होगा, और अगर पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम या अमाउंट पे सवाल होगा तो आंसर अलग तरीके से होगा। तो अब ये क्या पूछ रहा है, predict the effect if any on the position of equilibrium when the pressure is increased and the temperature remains constant। क्या किया है, प्रेशर बढ़ाया है। याद करो सर ने पढ़ाया था प्रेशर का इफेक्ट कैसे डिस्कस करते हैं। कौन सा रिलेशनशिप था गाइस एंड गर्ल्स, पीपी रिलेशनशिप, जिसमें ये प्रोडक्ट के मोल्स थे और ये प्रेशर था। हमने पढ़ा था कि प्रोडक्ट के मोल्स अगर कम है, देखो यहाँ प्रोडक्ट के मोल्स कितने, एक ही मोल है, और रिएक्टेंट के मोल कितने हैं, 1 और 2, 3 मोल्स हैं। तो प्रोडक्ट के मोल्स क्या है बेटा, बोलो, प्रोडक्ट के मोल्स क्या है, कम है। जब प्रोडक्ट के मोल्स कम है तो मेरे बच्चे हमें प्रेशर बढ़ाना चाहिए या कम करना चाहिए, बोलते जाओ। प्रोडक्ट के मोल्स कम है तो प्रेशर बढ़ाना चाहिए, तो राइट शिफ्ट आएगा। तो ये क्या कह रहा है, प्रेशर बढ़ाने को कह रहा है, कम करने को कह रहा है, बढ़ाने को। तो क्या लिखोगे, क्या लिखोगे, प्रेशर बढ़ाने से क्या होगा, राइट शिफ्ट आएगा, फॉरवर्ड शिफ्ट आएगा या बैकवर्ड शिफ्ट आएगा गाइस एंड गर्ल्स? इट वुड क्रिएट राइट शिफ्ट। आप बोलेंगे पोजीशन of equilibrium shift to right hand side, और इसका नतीजा क्या होगा, जब राइट हैंड साइड पे जाएगा तो क्या होगा, लीड टू इंक्रीज, लीड टू व्हाट, इंक्रीज इन, इंक्रीज इन concentration of CH3OH। भाई जब राइट साइड पे शिफ्ट होगा तो राइट साइड पे शिफ्ट होने की वजह से क्या होगा, प्रोडक्ट की अमाउंट बढ़ जाएगी, यस और नो? राइट साइड पे शिफ्ट होगा तो प्रोडक्ट ज्यादा हो जाएगा। चलो, राइट शिफ्ट एज प्रोडक्ट मोल्स आर लेस देन रिएक्टेंट मोल्स, हाँ ये भी लिखा हुआ होता है मार्क्स में। Predict and explain the effect if any on the position of equilibrium when the temperature is increased। अब टेम्परेचर पे पूछ रहा है बेटा, सवाल क्या क्या था, ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक था, क्या पढ़ा था हमने, एक्सोथर्मिक को हीट चाहिए या नहीं चाहिए, एक्सोथर्मिक को हीट नहीं चाहिए होती, जो जब नहीं चाहिए होती तो देने ना देने में फायदा, देने में नुकसान। ये कह रहा है इसको हीट देनी है, हाई टेम्परेचर पे कराना है, तो मुझे बताइए हाई टेम्परेचर पे कराने से क्या होगा, बैकवर्ड शिफ्ट आएगा कि फॉरवर्ड शिफ्ट आएगा, बैकवर्ड शिफ्ट आएगा कि फॉरवर्ड शिफ्ट आएगा, इट विल लीड टू बैकवर्ड शिफ्ट या लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट, है ना। और लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट होगा तो क्या होगा, रिएक्टेंट बढ़ जाएगा। वेरी गुड, तो आप लिखोगे इंक्रीज इन टेम्परेचर would cause equilibrium to shift to left hand side या बैकवर्ड शिफ्ट increasing concentration of reactants। चलो बेटा, मेथनॉल रिएक्ट्स विद एथेनोइक एसिड। बेटा इस्टेरिफिकेशन के बगैर कोई पेपर 2 पूरा नहीं होता। देखो आ गया, ये क्या है, अल्कोहल और ये कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, मेथनॉल और कार्बन, मेथनॉल और कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है भाई। क्या होगा मेरे बच्चे, क्या किया था हमने, मेथनॉल क्या होता है CH3OH, और कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है CH3COOH। क्या बताया था रिएक्शन का पैटर्न, H हटाना होता है, इस OH को वाटर बनाना होता है, और ये कार्बन चेन कहां आ जाती है गाइस एंड गर्ल्स, H की जगह पर। तो बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा,
CH3 COO CH3, yes or no? What would be the name? मुनीसा, नेम क्या होगा? पहले इसका नाम देंगे क्या? मिथाइल। और फिर यहाँ कितने कार्बन है? 2, तो क्या नाम होगा? मिथाइल इथेनोएट। मिथाइल इथेनोएट। अब सवाल क्या पूछा? नाम पूछा हुआ है, तो नाम आपको पता चल गया, मिथाइल इथेनोएट। और उसके बाद क्या लिखा हुआ है? ड्रॉ दी डिस्प्लेड फार्मूला। तो डिस्प्लेड ड्रॉ करना कोई मुश्किल है? कल भी तो बनाया था। सबसे पहले क्या बनाओगे? COO। उसके बाद यहाँ कितने कार्बन है? 1। और यहाँ भी कितना है? एक और। इसकी वैलेंसी हाइड्रोजन से पूरी, इसकी वैलेंसी भी हाइड्रोजन से पूरी। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? सिंपल। चलो, कल भाई स्टेरिफिकेशन लाजमी आएगी पेपर में। वाई डबल बॉन्ड, कहाँ डबल बॉन्ड लगाया बेटा? ये है ना, कार्बन ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड ही होता है यहाँ पर। बाय डबल बॉन्ड क्या मतलब है? एस्टर में CO ऐसे ही तो होता है, एक कार्बन के साथ ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड होता है और एक के साथ सिंगल बॉन्ड होता है। बेटा ये क्लियर है सबको? यस और नो? आगे चलो। मेथनॉल इज अ मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज। डिस्क्राइब टू जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ होमोलोगस सीरीज। कह दो तुमने नहीं पढ़ा, तुम्हें नहीं पढ़ाया गया कि होमोलोगस सीरीज क्या होती है और उसके कैरेक्टर्स क्या होते हैं। बोलो भाई, होमोलोगस सीरीज के क्या फीचर्स होते हैं? नंबर 1, एक होमोलोगस सीरीज में फंक्शनल ग्रुप, वेरी गुड, सेम फंक्शनल ग्रुप होता है। इसी तरह सबका जनरल फॉर्मूला भी सेम होता है, यस और नो? सबका जनरल फॉर्मूला भी सेम होता है। इसके अलावा हर दो मेंबर में CH2 का फर्क होता है। इसके अलावा केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होती हैं, यस और नो? इसके अलावा फिजिकल प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो रेगुलर ट्रेंड में चेंज होती हैं। ये सारी प्रॉपर्टीज थी ना, कोई दो लिखनी थी। इसके अलावा मॉलिक्यूलर मास में 14 AMU का डिफरेंस होता है, वेरी गुड। ये इतनी सारी प्रॉपर्टीज ही कोई दो लिखनी है, यस और नो? कोई दो लिखनी है। इसके अलावा कौन कौन सी प्रॉपर्टीज थी कि भाई CH2 का फर्क होता है दो मेंबर में, 14 AMU का फर्क होता है, केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज रेगुलर ट्रेंड में चेंज होती है। ठीक है ना? चलो, लास्ट क्वेश्चन। माशाअल्लाह, ला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। लास्ट क्वेश्चन। टेबल 9.1 shows the melting point and the relative electrical conductivities of three elements। ठीक है जी। अब यहां पर देखो क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई है। इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है, इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है, उसका मेल्टिंग पॉइंट कम है। ठीक है, गुड। और इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी पुअर, इसकी पुअर। ठीक है जी। यूज द आइडियाज अबाउट द स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग टू एक्सप्लेन द डिफरेंस इन मेल्टिंग पॉइंट ऑफ डायमंड एंड आयोडीन। बेटा डायमंड पढ़ा हुआ है आपने? किसकी एग्जांपल होती है डायमंड? डायमंड किसकी एग्जांपल होती है? जाइंट कोवेलेंट स्ट्रक्चर की, यस और नो? जाइंट कोवेलेंट की। और आयोडीन क्या है? सिंपल स्ट्रक्चर है। नजर भी आ रहा है इसका, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बता रहा है कि छोटा सा स्ट्रक्चर है, जबकि डायमंड बड़ा स्ट्रक्चर है। अब वो कह रहा है दोनों के मेल्टिंग पॉइंट के डिफरेंस को एक्सप्लेन करें। ठीक है ना? डायमंड और आयोडीन के। तो भाई क्या होगा? डायमंड का मेल्टिंग पॉइंट हाई क्यों है? 3 नंबर का सवाल है। डायमंड का मेल्टिंग पॉइंट हाई क्यों है? क्योंकि इसका स्ट्रक्चर जाइंट कोवेलेंट है। और जब जाइंट कोवेलेंट है तो इसमें बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं, जिनको तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी। जबकि आयोडीन में क्या होगा? वीक फोर्सेस होंगी, वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होंगी, और वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को ब्रेक करना आसान होगा, यस और नो? यस और नो? बेटा टेट्राहेड्रल वगैरह के बारे में नहीं लिखना होगा, बस आपको मेल्टिंग पॉइंट पर रिलेट करना है। तो आप बोलेंगे डायमंड हैज अ जाइंट covalent structure consisting of large number of strong bonds which require high energy to break. However, iodine molecules have weaker intermolecular, या क्या बताया था मैंने? जब भी मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट आए कौन सी फोर्सेज आती हैं? वैन डर वाल फोर्सेस, which easily break at low energy। ठीक है बेटा। उसके बाद अगला सवाल देखो। डिस्क्राइब द डिफरेंस इन इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटीज ऑफ कैल्शियम एंड आयोडीन। देखो कैल्शियम जो है वो मेटल है, आयोडीन नॉन मेटल है, तो क्या होगा बेटा? बोलो।
हाँ जी, कैल्शियम मेटल है, आयोडीन नॉन मेटल है, क्या होगा? आप बोलोगे कैल्शियम बीइंग अ मेटल कंटेन्स सी ऑफ फ्री स्लैश मोबाइल स्लैश डी लोकलाइज, कोई भी वर्ड यूज कर सकते हो, इलेक्ट्रॉन्स which readily carry current, yes or no? Which readily carry current. Iodine being non-metal does not have, बोलो बेटा, does not have free electrons. Iodine में free electrons नहीं होते. Clear? Everybody clear? चलो next. Diamond and graphite are different forms of carbon. Explained in terms of its structure. बेटा क्या ये सवाल क्लास में सर ने आपको लिखवा कर नहीं कराया? Why graphite is lubricant? बोलो ना कमबख्तों, एक एक चीज लिखी है तुमने नहीं कि ग्राफाइट लुब्रिकेंट क्यों होता है, याद है? डायग्राम से याद दिलाता हूँ. ग्राफाइट में याद है बेटा हमने क्या पढ़ा था? हेक्सागोनल रिंग्स होती हैं और इन हेक्सागोनल रिंग के दरमियान लेयर पैटर्न है और लेयर में क्या होती थी बेटा? गैप्स होते थे और दोज गैप्स वर हेल्ड टुगेदर बाय, बोलो, वेंडरवॉल, वीक वेंडरवॉल फोर्सेस. तो जब हम इसको टच करते हैं तो ये लेयर्स एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करती हैं और स्लाइड करने की वजह से ये लुब्रिकेटिंग इफेक्ट आता है, स्लिपरी इफेक्ट आता है. यस और नो? ये रीजन आपने ग्रेफाइट डायमंड में पढ़ा हुआ है. देखो, इसलिए नहीं पढ़ाया था, इसीलिए पढ़ाया था कि आता है एग्जाम में और इस तरह फटफट आंसर करना है. तो आप क्या लिखोगे? कार्बन एटम्स इन ग्रेफाइट are arranged in form of लेयर्स. अब आप देखें, नोटिस करेंगे कल वाले पेपर आज वाले पेपर में फर्क क्या है? पेपर की डिफिकल्टी में फर्क नहीं है. पेपर असल में वहां पर ज्यादातर आंसर वन वर्ड टू वर्ड में थे या टू स्टेटमेंट में थे, यहाँ काफी सारी लाइनें लिखनी पड़ी. दैट्स टोटली फाइन, सिलेबस तो सेम ही है ना भाई, दोनों करना आना चाहिए. सो इन ग्रेफाइट आर अरेंज्ड फॉर्म ऑफ लेयर्स which are held together by weak van der Waal, बोलो, forces. These layers can slide over each other. These layers can slide over each other, which accounts for lubricant property. जो lubricant बिहेव कर रहा है वो या स्लिपरी बिहेव कर रहा है वो इसी वजह से कर रहा है. स्लाइड और ईच अदर पे खत्म भी कर दोगे तब भी एक्सेप्टेबल है. मार्किंग क्राइटेरिया पूरा हो गया. आर वी ऑल गुड टू गो गाइस एंड गर्ल्स? सीधा सीधा सवाल था ये. चलो, बेहतरीन हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह. लास्ट क्वेश्चन आ गया बेटा, लास्ट पार्ट आ गया और बहुत ही बच्चों वाला पार्ट है. क्या निकालना है? एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड निकालना है बेटा. टेट्राइडल नहीं, नहीं बेटा, बिल्कुल भी नहीं. अगर आप टेट्राइडल लिखोगे गलत हो जाएगा बेटा. कैसे लिख सकते हो? उसैद, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. देखो मैंने इसीलिए पूरे साल कहा है, पता नहीं मुझे याद भी नहीं है कि तुम सर पूरे साल पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने चीजें सही तरीके से पढ़ी हो, सही तरीके से दिमाग में हो. इसका कोई ताल्लुक नहीं है टेट्राइडल से. आपके पास सही तरीके से पढ़ा होगा तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी. आपको पता है कि सर ने यही लिखवाया था और यही लिखना है. हाँ भाई, एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालना है. परसेंटेजेस गिवन है, कोई मुश्किल? कैसे कैसे करते हैं एवरीबॉडी? परसेंटेजेस गिवन है. तो सबसे पहले सोडियम क्या करते थे? 11.62% है. और आयोडीन जो है वो है, अल्लाह भला करे, 64.14%. ठीक है. और अल्लाह भला करे ऑक्सीजन जो है वो 24.24% है. क्या करते हैं? सबसे पहले इसको डिवाइड करते हैं. बोलो बेटा, रिलेटिव एटॉमिक मास है, इसको 23 से डिवाइड करेंगे. इसको, इसका रिलेटिव एटॉमिक मास पीरियोडिक टेबल से ले लेते हैं. पीरियोडिक टेबल में आयोडीन का मास है 127 होता है. हाँ जी, 127. इसको डिवाइड कर देते हैं 127 से और इसको डिवाइड कर देते हैं 16 से. आंसर बताओ, आंसर बताओ. अरे आंसर मतलब इसका आंसर बताओ. 11.62 डिवाइड बाई 23, ये कितना आ रहा है? 0.505. ये कितना आ रहा है? दूसरा वाला कितना आ रहा है? दूसरा वाला भी यही आ रहा है. अच्छा, और तीसरा वाला? तीसरा वाला कितना आ रहा है? 1.5. क्या पढ़ाया था मैंने? जब 1.5 आ जाए तो क्या करते हैं?
कुछ भी नहीं करते बेटा। 1.5 में अभी डायरेक्ट नहीं, पहले आप इसको फर्दर डिवाइड करोगे। सबसे पहले 0.505 से इसको भी डिवाइड कर दो, इसको भी डिवाइड कर दो, और इसको भी डिवाइड कर दो, तो ये सीधा सीधा आ जाएगा, Na 1 हो जाएगा, आई भी 1 हो जाएगा, और O3 हो जाएगा। यस और नो? NaIO3, यस और नो? NaIO3। अब ये देखो कि 1 आवर 45 मिनट का पेपर था, मैंने समझा समझा के भी 1 आवर 44 मिनट में कंप्लीट कर लिया पेपर। तो मैं जो कहता हूं कि जो तगड़े बच्चे होते हैं वो आधा घंटा पहले पूरा कर लेते हैं, तो गलत नहीं है। आप देखें 1 आवर 45 मिनट का पेपर था, मैंने 1:30 के बाद स्टार्ट किया है, 1:35 तक स्टार्ट किया है, और उस लिहाज से तो अभी 4-5 मिनट ऑलरेडी बाकी हैं। इतना डिस्कस कर करके, समझा समझा के, 10 दफा रिपीट करके पूरा पेपर लिख के किया है। ये भी नहीं कि आपको बोला कि बस लिख लेना सोल्यूशन। तो मेरे बच्चे, अगर आप एक अच्छे स्टूडेंट हैं तो देयर इज नो रीजन कि आप ये पेपर जो है वो, ठीक है ना, आप ये पेपर आराम से आधा घंटा पहले कर सकते हैं। और लेकिन मसला ये है कि जल्दी करने के कोई एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं है, आप तसल्ली से करें, बट मेक श्योर करें कि सही करें, गलती नहीं होनी चाहिए। मुझे अंदाजा हो रहा है कि बहुत सारे बच्चे सिली मिस्टेक्स करते हैं, और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने बाद में लेट में ज्वाइन किया और कोई चीज उन्होंने मेरे साथ नहीं पढ़ी हुई है, तो उनके दिमाग में वो क्लैरिटी नहीं है कॉन्सेप्ट की, जो कि सीधा सीधा आपने अपने नोट्स में लिखी हुई है। तो इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चे कि आप तरीके से फिलअप करें। और अल्हम्दुलिल्लाह अगर ये पेपर हम बैठ के कर रहे हैं तो ये 80 आउट ऑफ 80 वाला पेपर है, और कोई इसमें इंशाल्लाह ताला मसले मसाइल नहीं पैदा होंगे। तो अक्टूबर नवंबर 2025 का पेपर, 2023 का पेपर हमने अल्हम्दुलिल्लाह ये कर लिया है बेटा। अब इंशाल्लाह कल मैं आपको वो पेपर कराऊंगा कि आपका दिल खुश हो जाए मेरे बच्चे। कल मैं आपको इंशाल्लाह 2025 का पेपर कराऊंगा, कल 2025 का पेपर आपको कराऊंगा, 2025 का इंशाल्लाह। ठीक है जी? जी हाँ, 2025 का पेपर कराऊंगा इंशाल्लाह ताला। ठीक है? और इंशाल्लाह कल हम इस पेपर को करेंगे, जिससे हमें इस साल आने वाले पेपर का बहुत ही क्लियर अंदाजा होगा कि इस साल जो पेपर आएगा उसमें किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है जी? बस जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। आप लोगों की मैथ की वर्कशॉप भी है। आपके ख्याल से पेपर इजी है मुश्किल? बेटा केमिस्ट्री का पेपर मुश्किल होता ही नहीं है। मैं शुरू से तो कहता आ रहा हूँ कि पेपर 2 या थ्योरी का जो पेपर है वो मुश्किल नहीं होता। सिलेबस की लर्निंग पूरी नहीं है, इलेक्ट्रोलिसिस आपने किया हुआ नहीं है, या आपने जनाब अली अल्लाह आपका भला करे कोई चैप्टर छोड़ा हुआ है, फिर मुश्किल है, वरना थोड़ी मुश्किल है। केमिस्ट्री का कोई पेपर मुश्किल नहीं होता, थ्योरी का कोई पेपर मुश्किल नहीं है। कोई भी, अगर सिलेबस पूरा पढ़ा हुआ है तो कोई मुश्किल नहीं है, सिलेबस नहीं पढ़ा हुआ तो फिर आसान नहीं है। तो याद रखें केमिस्ट्री का पेपर हमेशा एक ही स्टैंडर्ड पे आता है, कोई पेपर मुश्किल नहीं होता। बस यही पेपर है जिसमें जनाब सारे चैप्टर्स आ जाते हैं। आपको बस मेक श्योर करना है कि आपने सिलेबस की लर्निंग पूरी की हुई हो। इसीलिए जिन बच्चों को मैंने कहा था कि मैक्रोमोलिक्यूल नहीं किया, या जब मैं ऑर्गेनिक करा रहा था वो नहीं थे, तो आपको चाहिए कि आप अपने पास पेपर प्रैक्टिस से ज्यादा फोकस करें ऑर्गेनिक की लर्निंग पे, इलेक्ट्रोलिसिस की लर्निंग पे, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स की लर्निंग से। ठीक है? चलो, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। कल दोबारा आपसे मिलते हैं और कल करेंगे इंशाल्लाह 2025 का पेपर। अल्लाह हाफिज।